पीपीएस ऑफिसर अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और 2010 में मैंने रिजाइन कर दिया था सर्विसेज से। उसके बाद मैंने जेट एयरवेज ज्वाइन किया था। मैंने वहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशन नॉर्दर्न रीजन काम किया। उसके बाद विस्तारा एयरलाइंस में। लेकिन एक जो अभी बहुत सारी चीज़ें देखी गई कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, मतलब ठीक था, सारी चीज़ें थी। और मैंने ये जर्नी क्यों इसका मतलब इनेजिक में कैसे आया, क्योंकि मैंने 12-13 साल से ज्यादा पेंटा का डीएसआर खाली पेट खाई है। और बहुत प्रॉब्लम होती थी, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। और जब भी मैं प्रवीण से या दिनेश जी से चर्चा करूँ तो ये लोग हमेशा हमें फोर्स करते थे कि इतना मत खाइए, इसका साइड इफेक्ट होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बाद में फेस करनी पड़ेंगी। और उसके बाद प्रवीण ने हमें फोर्स किया, मैंने मशीन ली और करीब 1-1.5 साल तक मैंने इसका पानी पिया। और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इसका मतलब एग्जाम्पल हूँ कि मैंने अक्टूबर 20 में मशीन ली थी ये। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद मैंने कभी दवाएं मतलब मैंने छुई नहीं उसके बाद। और पहले तो ऐसा रहता, जब मैं दवाएं खाता था तो जब भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं पीजीआई या ग्लोब हॉस्पिटल में दीपक अग्रवाल के साथ के पास जाता था। और ये लोग, इनके पास बड़ा आसान सा तरीका होता था, एंडोस्कोपी करते थे और कहते थे ठीक है खाते रहिए, वॉक करते रहिए, फैटी लीवर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे हुई यहाँ पे बहुत ज्यादा। और उसके बाद मैंने जब इसके साथ प्रवीण के साथ मैंने काम अपना शुरू किया, जर्नी को आगे बढ़ाया, तो मैंने देखा कि जिनको अभी तक मैंने ये डिवाइस दी है, मतलब दे आर वेरी हैप्पी। मतलब वो हमें जब लिख के भेजते हैं कि मुझे बहुत फायदा है। अभी 2-3 दिन पहले एक केपी शर्मा साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीने पहले जो टेस्ट कराया था और अभी जो पूरी फैमिली का कराया, उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो ये सारी चीजें बहुत आपको मतलब एक अच्छा लगता है सुन के दूसरों के बारे में कि आप जिसके साथ खड़े हो और वो इस तरह से आपके बारे में बोल रहा है, या आप जिस बिजनेस में हो उस आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, तो एक बहुत खुशी देती है। और मतलब ये हमारा एक मतलब बहुत ही मुझे एक सेल्फ हैप्पीनेस मिलती है। और आगे मतलब मैं इसको कोई अगर अपना टेस्टिमोनी या कल की शेयरिंग के बारे में, कल गरिमा जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम एक मतलब सेशन लिया था, उसके बारे में कोई शेयर करना चाहे, कोई 2 लोग आ सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं अपना अपने बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं शेयर किया है, तो वो आए और बताएं इसके बारे में प्लीज। लेकिन अपना वीडियो जरूर ऑन रखें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। अभी तक 43 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। कोई बोलेगा, अपनी कोई शेयर करना चाहेगा, अपनी टेस्टमोनी कोई देना चाहेगा? अर्नब जी ने बहुत अच्छा बताया है, अर्नब जी ने 2-3 बार बोल रखा है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। टू स्पीक है मम्मा। अमित जी, आई थिंक पूनम वर्मा जी कुछ बोलना चाहती है क्या? हाँ पूनम जी प्लीज बोलिए, वेलकम पूनम जी। शायद कुछ प्रॉब्लम है उनके एंड पे, कुछ उसमें। ठीक तक नहीं हो पा रही, सब अपने आप चल रहा है। हाँ पूनम जी प्लीज। सॉरी, मेरा फोन जो है कुछ दिक्कत कर रहा है, वो अपने आप ही चीजें हो रही हैं उसमें। नहीं नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। कल का सेशन भी अच्छा लगा, डाइट के बारे में बताया गया जो कि जी सभी को नॉलेज होना चाहिए। जी। और बहुत अच्छा था। हर व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए हमें क्या खाना है, क्या पीना है। पीने के लिए तो हम 70% पे काम सभी कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजों पे भी सबको ध्यान देना चाहिए। इस तरह की ये जो भी मैं प्रोवाइड की जा रही है, ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि मैं नई हूँ तो मुझे बहुत जरूरत थी इस चीजों की। सभी के अनुभवों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। आपको कितने दिन यूज करते हुए पूनम जी मैं कंज्यूमर तो हूँ लगभग 4 साल से। ओह ग्रेट। लॉकडाउन के पहले है, लेकिन मैं अभी बिजनेस में आई हूँ अभी 1 मार्च से।
ओह ग्रेट, और वेरी। काफी जो है मेरा सोराइसिस, आर्थराइटिस, सिर दर्द, चक्कर, जो कि मैं लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी डॉक्टरों और टेस्टिंग में, और जी, मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो मुझे इस पानी से ही, कैंगन वाटर से ही बहुत फायदा हुआ है। वेरी नाइस, और वेरी नाइस। मेरी पूरी फैमिली इसको यूज करती है, मेरे बच्चों की ग्रोथ पे और हर चीज पे, मतलब एक पॉजिटिव मैंने महसूस किया। पूरी फैमिली इसको सपोर्ट करती है। वेरी नाइस। हम लोग पूनम जी के लिए कम से कम क्लैप तो कर सकते हैं ना? और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई शेयर करना चाहेगा? और शायद कोई इंटरेस्टेड नहीं है अभी। अमित जी, जो भी आपको कैमरे पे दिख रहा है नाम बुला लीजिए, रैंडम पिक कर लीजिए। प्रदर्श जी, आप कुछ कहना रोमियो चाहेंगे? दिख रहे हैं मुझे कैमरे पे, उनको बुला लीजिए। मतलब देखिए कितना बढ़िया है, अर्नब जी ने कितना बढ़िया अपना टेस्टिमोनी दी थी, और भी लोगों ने दी थी। सनत सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ या गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं तो बताता ही रहता हूँ, इसमें बहुत सारे नहीं, और भी और लोग कोई हैं। आ नहीं रहा है ना, तो एक हाँ, आप ये कल। लोग नहीं आएंगे। वो जो वंदिता जी ने बोला ना कि आप बाय नेम लेके बात करें, हाँ, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अगर आ रहा है मॉर्निंग के टाइम पर उठ करके यस, बैठता है, यस। देखता है, तो उसके पास जी, जी। 100% वो कुछ ना कुछ वैल्यू ले रहा है। राइट, राइट। अगर वैल्यू नहीं लेता तो यहाँ पर आता ही नहीं सुबह सुबह के टाइम जी, पर। जी, तो हर एक कोई ले रहा है, लेकिन बताने में हो सकता है मेरे जैसे सारे हों जी, जो नहीं बता पा रहे हैं। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें कल जो बताई हैं वो मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने भी नहीं सुनी थी। जो गरिमा जी ने कल बताया, तो मैं और वाइफ हम लोग डॉक्टर आभा भी, हम लोग जी, डिस्कस कर रहे थे यार कितनी चीजें ऐसी हैं जो उनकी मदर को प्रॉब्लम थी, उनको प्रॉब्लम थी, उसके बारे में कल डिस्कशन हुआ है। अब मैं सिर्फ एक ही चीज लेकर के अभी बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ही बातें उनकी जितनी भी कल बताई थी सब मैंने नोट की हैं, इम्प्लीमेंट जी, भी कर रहा हूँ। आज मैं बैठा भी जमीन पर था, सुबह उठने के बाद में मैं 5:30 बजे से लेकर के 5:45 के पीछे 15 मिनट भी बैठा। लेकिन वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, जब बैठने के बाद में एक अलग फीलिंग आती है। तो आप यस, अगर कोई बैठ करके देखें जमीन के अंदर में, आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने सिखाई है, और हम लोग डेली नीचे बैठना शुरू कर दिया है। इसमें मैं बताऊं कि इन्होंने जैसे बताया काफ मसल इज अ सेकेंड हार्ट, दूसरा जी, दिल है, और इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर हम उनका ध्यान रखें तो ऑटोमेटिक हम लोग कुछ ना कुछ कर पाए। एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्ड और रिएक्ट के ऊपर में। ये जी। जो डिफरेंस बताया था, आप इससे पूरा अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को करेक्ट। चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। आप किसी भी चीज के ऊपर में आप रेस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी लीडर्स हैं, थैंक यू सो मच। प्रदर्श जी ने हैंड रेज किया था। प्रदर्श जी, अब टाइम बहुत कम है, कम आप बताइए प्लीज, प्रदर्श जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। हर दिन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कल तो मतलब जो है अच्छा था सेशन, बहुत ज्यादा। मैं तो कोड़ा भी कल खरीद कर ले आया, एक सफेद कद्दू। हमने घर में यूज किया जाए उसको, भले ही कोई खाए ना खाए, ठीक है। और सेटिंग वाला तो बहुत अच्छा है। वाइफ को चाय भी बना के भी दे दी है सुबह। सबसे स्पेशल चीज गोल सेटिंग वाली जो थी हमारी, थॉमस से आपका सेशन जो था वो तो बेहतरीन था ही। गोल सेटिंग सबसे बेहतर रही संतोष तिवारी जी। और एक लाइन जो साली मैंने बिल्कुल, सॉरी, एक लाइन मैंने लिख के रखी हुई है अपने उसके साथ, कि वीकेंड गरीबों के लिए बनाया गया है ताकि वो मर ना जाए। मतलब आपको काम करते रहना है अगर आपको बड़ा आदमी बनना है। ये दिमाग में ऐसा कीड़े की तरह कुलबुलाता रहता है। ये बहुत अच्छी चीज है। और सिंगल प्रोडक्ट है अपना, केवल जाके लोगों को बस बताना है बेशर्मी। अब कल रात में ही मैं समझ ली एक पार्टी में गया था। मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ शादी ब्याह वगैरह,
फिर जब हमने कहा जब लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। शादी ब्याह में खाना कम खाया, बैठ के वहां गैदरिंग करने लगे। अब Yes. मतलब नेक्स्ट डिस्कवरी सेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करने लगे कि क्या होगा, कब होगे, कैसे आओगे। तो कम से कम 15 लोगों को इनवाइट किया है मैंने नेक्स्ट डिस्कवरी सेशन के लिए। ये माइंडसेट मेरा चेंज हो चुका है। थैंक यू प्रदर्श जी। कल मतलब हम लोग 11 आज आज टुडे 12th डे आई थिंक, और 12 दिन से इस सेशन में हैं, लेकिन कल के जो सेशन था वो मतलब बड़ा चार्जिंग सेशन था। इनफैक्ट उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हुई है। और कल मैंने अपने फैमिली में भी वाइफ को और बच्चों को भी 25 बार बैठा के उठाया है, फिर बैठाया है, फिर उठाया है। तो कहते हैं क्या कर रहे हो। और दूसरा, कल काफी दिन बाद मैंने चाय भी पिलाई है घर पे बना के। तो थैंक्स टू गिरिमा जी, आपसे घर में सब बड़े खुश हैं फिलहाल तो। अब मैं अपना ये आगे आज के जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर प्रवीण सिंह हैं, हमारे मेंटर भी हैं, और इनके बारे में जितना भी कहें बहुत कम है। ही इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी फोकस्ड मेंटर और लीडर। और इनके साथ तो मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, और मैं मतलब कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मैं थक जाता हूँ, ये लेकिन कभी नहीं थकते। और कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग 1-2 बजे तक भी हमने और प्रवीण ने दिल्ली में प्रेजेंटेशंस में रहे हैं, डेमोज देते हैं। उसके बाद हमें खाना भी नहीं मिला है, और इनसे पानी पी के सोए हैं हम लोग। और अच्छा रहता है कि हम लोग साथ में मशीन भी अपने ले जाए। सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो जरूर ऑन रखिए। एक एक बॉन्डिंग हो, एक कनेक्शन हो, इंटरेक्शन होगा जब भी आप हमें देखेंगे, हम आपको देखेंगे। प्लीज प्रवीण जी, ओवर टू यू। Thank you so much, Amit Bhaiya. Thank you so much. Praveen? Amazing. Am I audible? Yes. Yes, Praveen, very much welcome. Loud and clear. Okay. So once again, warm welcome in this show. आज हम लोग 12th सेशन में हैं। आज 12वां सेशन है। जो आपको पता होगा कि हम लोग इस सेशन में 20 दिन का हमारा पूरा कोर्स मटेरियल है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है नए लोगों को ध्यान में रखते हुए, और जिनका बिजनेस डाउन है या शेकिंग है, तो आप भी उस नए कैटेगरी में ही आते हैं। यानी कुछ कमी रह गई, कुछ छूट गया, उसी को हम पूरा कर रहे हैं। और आज होस्टिंग अमेजिंगली मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमित जी आज कैमरे पे आए और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए क्या है कि ये वो व्यक्ति हैं जो लगातार कैमरे में रहते हैं, तो जो कैमरे का फोबिया है वो इनमें नहीं दिख रहा था। तो जो लोग कैमरा कॉन्शियस है ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए, जब नई शादी होती है ना, तो दुल्हन भी घूंघट में पहले दिन ही रहती है। और यहाँ ऐसी कौन सी शादी है कि 12 दिन से घूंघट ही नहीं उठ रहा है। तो दूसरी चीज मैं कहता हूं, अगली बार होस्ट से मैं कहूंगा ना कि वो एज अ कस्टमर अपने आप को ट्रीट करे, और 2,79,000 का चेक लेकर ऐसे दिखाए कि भाई भाई मैं अपना स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ, भाई भाई जल्दी से कौन आता है, कौन आता है, कौन बोलता है, कौन कैमरे में आता है। तो शायद ये आपको प्रेरित कर देगा, फटाक से आप कैमरे पे आके कुछ ना कुछ बोल जाएंगे कि भाई मुझे ले लो। तो अगर आप अपने में बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो हो सकता है ये कमी हमारे लोगों में है कि हम 12 दिन के अंदर आपकी एक छोटी सी आदत कैमरे में आने वाली वो भी नहीं सुधार पाए। तो हम लोग और मेहनत करेंगे अपने ऊपर, और खूब काम करेंगे। हो सकता है समिट 21.0 में नहीं तो 2.0 में वीडियो आपका चेहरा दिख जाए, 3.0 में दिख जाए, तो हम आपको चेस करते रहेंगे। बट चेहरा तो दिखाना पड़ेगा अगर व्यापार में माल कमाना है। सो मैं अपनी शुरुआत करूंगा एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार हुआ क्या, एक ऑफिस के बाहर 2-4 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, बड़ा एक दूसरे को किस्मत के लिए कोस रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये हो जाता, वो हो जाता, चाय चुस्की लेते हुए। तो वही जो चाय बेचने वाला था, वो एक बूढ़े से चाचा जी थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप किस्मत को क्यों बार बार ऐसे कोस रहे हैं, क्या मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि चाचा, लग रहा है आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, जरा आप ही कुछ बताइए, आप ही ज्ञान प्रकाश डालिए। तो चाचा ने एक बात कही
जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। उस चाय बेचने वाले एक चाचा जी, जो पता नहीं कितने एजुकेटेड थे या नहीं थे, वो भगवान जाने, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने बोला कि ये जो सामने बैंक देख रहे हो ना, इस बैंक में एक लॉकर है, उस लॉकर में 2 चाबियां लगती हैं। एक चाबी वो जो कस्टमर लगाता है और एक चाबी वो जो बैंक मैनेजर लगाता है। तो होता क्या है, जब तक वो दोनों चाबी नहीं लगेगी लॉकर नहीं खुलेगा। तो दोस्त, तुम लोग अपनी चाबी लगाते रहो, लगाते रहो। एक बैंक मैनेजर बैठा है ऊपर, जो सबका मैनेजर है, वो न जाने कब चाबी लगा देगा, आपको पता भी नहीं है। हम क्या करते हैं ना, अपनी चाबी एक बार लगाते हैं, फिर खड़े होकर देखते रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर चाबी लगाते हैं, फिर खड़े होकर देखते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, चाबी इतना मोड़ते हैं कि चाबी आपकी मुड़ जाती है। तो ये जो लॉकर है ना, ये आपका ड्रीम है, ये आपका गोल है। और जो ये चाबी है ना, ये आपका स्किल है, आपका माइंडसेट है, आपका एफर्ट है। तो अगर आपने अपने चाबी में धार नहीं लगाई, चाबी आपके मजबूत नहीं है, तो आप बेवजह फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। एक बार हमेशा याद रखिएगा, आप जीवन में कई बार हारेंगे, लेकिन हर बार नहीं। आप जीवन में कई बार हारेंगे, लेकिन हर बार नहीं। तो अपनी चाबी लगाते रहिए, लगाते रहिए। ऊपर वाला आज नहीं कल अपनी चाबी लगाएगा और आपका लॉकर खुल जाएगा। तो इसी के संग अब मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। अब जो आज मैं सेशन लेने वाला हूं, मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसके लिए नोट पैड और पेन जरूर लेके बैठिएगा। आज हम सेशन रिकॉर्ड तो कर रहे हैं ओके, कुछ लोग मुझे अपना नोट्स पैड पेन भी दिखा रहे हैं। देखिए, आपके पास, आप जहां भी बैठे ना, मेरे पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट एक सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाले के पास है, जो आपको हर पल देख रहा है, और उससे आप चीट नहीं कर सकते। तो वो फिर जब आप ना कोसोगे ना उसको, तो आपको बोलेगा जब कहा गया था तब तो किए नहीं थे, जब बताया जा रहा था तब तो किए नहीं थे, अब तुम्हें सब कुछ चाहिए। वो पागल है जो 10 लोग नोटबुक बना रहे थे, पेन से लिख रहे थे, पहले मैं उनको सक्सेस कराऊंगा कि तुमको कराऊं? तुम अभी क्यू में लास्ट में आते हो। तो इस तरह के मैसेज अगर ऊपर वाला नीचे आ जाए ना, तुम लोग ऐसे से जलील करे ना, क्या चाहिए तुमको, क्या किए हो तुम, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए पहले अपने पे काम करना है। और आज का सेशन ना क्या है ना, थोड़ा साइंटिफिक है। तो जिन लोगों को साइंस में प्रॉब्लम होती है, जिनका सब्जेक्ट कभी साइंस नहीं रहा है, वो 1 टाइप कर सकते हैं। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के व्यक्ति यहाँ पे हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक आज का सेशन रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आसान शब्दों में इंटरेस्टिंग बनाऊं, बट मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या करोगे, आपने प्रोडक्ट ही ऐसे चूज किया है, ऐसी कंपनी में आप काम ही कर रहे हैं जो मेडिकल और हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। अच्छा, जो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा। सीखना तो एक ही बार है, यानी एक बार सीख गए तो काम खत्म। ऐसा नहीं है कि जीवन भर साइंटिफिक सेशन ही आपको बने रहना है साइंटिफिक सेशन में। तो कई लोग मुझे 1 टाइप कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो जिनका साइंस या तो मतलब दिमाग से हट चुका है, या कभी उनका साइंस बैकग्राउंड से मतलब नहीं था। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जस्टिफाई कर पाऊं कि अगले जो भी 40-45 मिनट 50 मिनट जो मुझे मिला हुआ है, उसमें मैं आपको कुछ ऐसा बेहतरीन इंफॉर्मेशन दूं जो आपके डेमो स्किल को इफेक्टिव करेगा, आपके बातों में वजन डालेगा। देखिए क्या होता है, सिर्फ कैंगन की बात करोगे ना तो कैंगन नहीं बिकेगी, कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। और उसके आसपास के इन्वायरमेंट की बात करनी होती है, उसी से वैल्यू क्रिएट होती है। तो मैं सीधे अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है। एक बार मुझे जी कोई बता दे। थैंक जी यू सो मच। विजिबल है, थैंक यू, विजिबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन माई नॉलेज, पर्सनल रिसर्च एंड कंटेंट्स आर टेकन फ्रॉम वेरियस हेल्थ एंड मेडिकल बुक्स। जो भी मैं बात करने वाला हूँ, ये कोई इनेजिक ऑफिशियल से इंडोर्स नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको आई थिंक मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मैं बता चुका हूँ। तो मेरा थोड़ा सा फार्मा बैकग्राउंड रहा है, तो कुछ मेरे वो बैकग्राउंड ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इस तरह के टॉपिक, ये इस तरह बर्निंग टॉपिक में ले पा रहा हूँ।
तो वो मेरे रिसर्चेस, मेरा नॉलेज, वो सब मैं यहाँ पे आज उड़ेलने वाला हूँ। बस मैं तो यही कहता हूँ कि आप बस अपना पसीना बहाइए, आपके लिए हम खून और अपनी जान भी लगा देंगे। हम अपना पसीना भी बहाएंगे, खून भी बहाएंगे और जान भी लगा देंगे। तो बस वैसे ही कुछ मैं आज करने वाला हूँ। मेरे संग बने रहिएगा। हम इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, अब वो हम पहले मैं आपको कंटेंट्स बता दूंगा आज के टॉपिक का। हम वाटर के बारे में जानने वाले हैं, हम वाटर कैसे हम मुझे हेल्प करता है उसको जानने वाले हैं, कुछ कीवर्ड्स लेने वाले हैं जो कैंजन में बिजनेस में आपको बहुत परेशान करती हैं। आपको डर लगता है कि कोई ये वर्ड पूछ न ले कि भाई ये होता क्या है। कई बार सामने वाला आपका नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेता है, कई बार वाकई में वो उसको जानना चाहता है कि आप जो बता रहे हो ना वो एक्चुअल में है क्या। और मैं कुछ साइंटिफिक क्वेरीज भी लूंगा। देन आफ्टर आपको एक बोनस सेशन दूंगा जो लिटरली आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके बिजनेस में। सो हर आदमी जानता है, इसमें क्या नई बात है, वाटर इज इक्वल टू H2O। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल इसमें इस सेशन में पार्टिसिपेशन अपना बनाए रखें ताकि इस सेशन को हम बहुत इंटरेस्टिंग बना पाए। तो वाटर मतलब H2O। एक जब हम ग्लास में एक पानी भरा हुआ होता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, ये पानी है। पानी मतलब दिमाग में क्या आता है, H2O। बट अभी आपको मैं जो अगला स्लाइड दिखाने वाला हूं वो बहुत चौंकाने वाला है। जब आप पानी पी रहे होते हैं तो आप पानी के संग संग क्या पी रहे होते हैं वो मैं दिखाने वाला हूं। कंटेंट्स ऑफ वाटर, ये देखिए, ये सब कुछ आपके ग्लास में होता है। ये देख रहे हैं, अजीब सा, कुछ लोगों को जो केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं होंगे अजीब सा उनको लग रहा होगा ये क्या चीजें दिख रही हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, आप जब पानी पीते हैं ना तो उसमें सिर्फ वाटर नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, उसमें मिट्टी भी होता है, बालू भी होता है, प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, जर्म्स भी होता है, माइक्रोब्स भी होता है, और ना जाने क्या क्या। अब जब दुनिया भर की फिल्ट्रेशन सिस्टम काम करती है ना, हर फिल्ट्रेशन सिस्टम इन कंटेंट्स में से कुछ चीजें हटाती रहती है। जैसे कुछ होगा जो मिट्टी, बालू, स्मेल, ऑर्डर, ये सब हटाती हैं। कुछ चीजें जो लाइक आरओ, वो मिनरल्स को कम कर देती हैं, उसको छान देती हैं, हैवी मिनरल्स को बाहर कर देती हैं। कुछ फिल्टर्स, कुछ आरओ, कुछ अलग सिस्टम्स जितने भी हैं, वो सारा खेल इसी में है कि ये जितने चीजें हैं इसमें फायदे की चीज रह जाए मेरे ग्लास में और नुकसानदायक चीजें बाहर चली जाए। तो इसी के कड़ी में ही हमारा कैंगन मशीन भी काम करता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसको ऑलरेडी आप आरओ के थ्रू, फिल्टर के थ्रू निकाल सकते हो। बट कैंगन जो कि वाटर आयनाइजर है, आयन एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उन चीजों को भी निकाल सकते हो जो नॉर्मल फिल्टर आरओ नहीं कर पाती है। उसको हम डिटेल से समझेंगे। पहले हम जाने कि पानी कितने तरह का हो सकता है। सो टाइप्स ऑफ वाटर देखते हैं। तो वाटर्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला आरओ वाटर, तो एकदम सिंपल समझिएगा। बहुत लोग को आरओ के बारे में पता होगा जो इस इंडस्ट्री में पहले से हैं, बट मैं आपको एकदम नॉर्मल बताता हूँ। आरओ वाटर मींस रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। सिंपली आरओ का मतलब होता है कि मिनरल छानने वाली एक मशीन की प्रक्रिया होती है इसमें, जिसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं, पानी छन जाता है। देखिए, जब आप आरओ मशीन देखते हो ना तो पूरा मशीन आरओ नहीं होता, उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, वो आरओ होता है। बाकी जो सिलेंडर्स लगे होते हैं वो दूसरे पर्पस के लिए होते हैं। कोई बैक्टीरिया को मारने के लिए यूवी फिल्टर होता है, जम्स मारने के लिए यूवी फिल्टर होता है, वहीं पे बालू मिट्टी छानने के लिए सेडिमेंटेड फिल्टर होता है, फिर एक ऑर्डर को खत्म करने के लिए कार्बन फिल्टर होता है, उसमें और भी कुछ चीजें छनती हैं। इस तरह पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं आरओ मशीन। तो आरओ का मतलब कभी भी मतलब क्या हुआ, मिनरल्स को कम करने वाली डिवाइस। देन आफ्टर रेन वाटर, वाटर के टाइप्स हम देख रहे हैं, तो बस हम देख रहे हैं कि कितने तरह का पानी हम हमारे आसपास है। और रेन वाटर का प्रॉब्लम क्या है कि रेन वाटर ज्यादातर एसिडिक नेचर का ही होता है। और कहा जाता है पहली बारिश में तो बिल्कुल नहाना नहीं चाहिए, तो फिर आसमान में जितने केमिकल्स होते हैं वो उसको वॉश करके नीचे ला रहा होता है। बट सेकेंडली, नॉर्मली रेन वाटर का जो नेचर है वो डिस्टिल वाटर जैसा होता है, इसलिए रेन वाटर एसिडिक नेचर का होता है। और मैं आगे बताऊंगा कि एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि वो प्योर होता है। अगर आपका पानी सिर्फ H2O हो, जो ये कंटेंट्स आप देख रहे थे इनमें से कुछ भी ना हो, सिर्फ प्योर H2O, सिर्फ H2O हो, तो क्या होगा आपको पता है? सिर्फ H2O क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। यानी जब तक उसमें मिनरल्स ना हो तब तक पानी न्यूट्रल या अल्कलाइन नहीं हो सकता। यानी प्लेन वाटर जो होता है ना, रेन वाटर, वो भी एसिडिक नेचर का होता है। देन डेड वाटर क्या होता है? देखिए, आरओ वाटर को डेड वाटर नहीं कहते हैं। ये मिथ होता है कि आरओ वाटर इज डेड वाटर। नो, जिन पानी से आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते,
जिन पानी से आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते उन्हें डेड वाटर कहे जाते हैं, यानी जिनमें कोई मिनरल ना हो वो डेड वाटर है। रिवर वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हैवी रिच होता है, और इनमें मड, जर्म्स, बैक्टीरिया बहुत कुछ इसमें भी पानी में होता है। आयोनाइज वाटर क्या होता है? जो आयन एक्सचेंज करके बनाया जाए, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाया जाए, वो आयोनाइज वाटर कहलाता है। ग्लेशियर वाटर, जो बर्फ में से पिघल के जो पानी आता है वो ग्लेशियर वाटर होता है। और ग्लेशियर वाटर जब पहाड़ों से निकलता है, फिर जड़ी बूटियों जो इनबिल्ड होती चली जाती है, जब पेड़ पौधों से होकर गुजरता है, तो फिर वो एकदम मिरेकल वाटर बन जाता है। अल्कलाइन वाटर क्या होता है? अल्कलाइन वाटर इज अ बिग सब्जेक्ट। अल्कलाइन और अल्कनाइज का फर्क समझिएगा। अल्कलाइन इज अ बिग सब्जेक्ट। अल्कलाइन वाटर के अंदर ही आ जाता है अपना अल्कनाइज्ड वाटर। अल्कलाइन एक पिताजी मानिए, अल्कनाइज को उसका बेटा मानिए, दो बेटे मानिए। एक अल्कलाइन के दो पुत्र, एक पुत्र है अल्कलाइन विद केमिकल, और एक होता है अल्कलाइन विद आयोनाइज। दो भाई हैं, एक राम एक श्याम, मतलब एक आपके बहुत अच्छा आपको हेल्प कर रहा है, एक आपको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है। तो हम अल्कलाइन के जो पुत्र की बात कर रहे हैं वो अल्कनाइज्ड बोलते हैं, जो हम आयोनाइज करके बनाते हैं, और वही वाटर पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिकली प्रूवन है गुड हेल्थ के लिए। तो अल्कलाइन वाटर तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। हम बात करते हैं अल्कनाइज की, उसके स्पेसिफिक उसके एक भाई की एक बेटे की मानिए अल्कनाइज्ड, केमिकल वाले बेटे को बाहर कर दीजिए। नाउ डिस्टिल वाटर इज अ प्योर H2O। डिस्टिल वाटर का TDS 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 के अंदर ही होता है। जितना प्योर डिस्टिल वाटर उतना प्योर H2O। तो ये कंटेंट्स में सारे कंटेंट हटा दीजिए, सिर्फ क्या बचा H2O, तो वो डिस्टिल वाटर बन जाता है, जिसको हम अपने नॉर्मली अपने जो बैटरीज में भी यूज करते हैं, जो घरों में इन्वर्टर्स में, वो भी ये डिस्टिल वाटर ही होता है। इसलिए बहुत लोग रेन वाटर को भी बैटरी में डालते हैं, तो रेन वाटर भी इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू डिस्टिल वाटर। कुछ मिनरल्स एयर में होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, बट नेचुरली वो आप मान के चलिए वो डिस्टिल वाटर ही है। फिर आता है एक वो भी पानी होता है जो हम मटके में घड़े में रखते हैं। अच्छा, आप जब डेमोज करते हो ना, लोग पूछते हैं आपसे कि अरे हम तो घड़े का पानी पीते हैं। नो डाउट घड़े का पानी अच्छा होता है, वो क्यों होता है वो जान लीजिए। एक्चुअली जो क्ले होता है ना, क्ले में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो जब आप नॉर्मल पानी अपना क्ले में डालते हो, मट्टी के घड़े में डालते हो, तो क्या होता है, वो जो मिनरल्स मिट्टी में थे, वो मिट्टी वाला जो वो एजेंस है, वो सब पानी में आ जाता है। तो पानी में बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स आ जाते हैं, और नेचुरली पानी शीतल जल जिसको बोलते हैं, वो ठंडा नहीं, शीतल जल। आई एम ऑडिबल? आप कनेक्टेड है मुझसे? या थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था, एक सेक सिस्टम में, एक सेक, फाइन, ओके डन। तो बात कर रहा था मिट्टी के घड़े में रखने का क्या फायदा है, पानी में मिनरल्स आ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मिट्टी के घड़े में रखेंगे पानी अल्कलाइन हो जाएगा, तो आप उनको ऑन द स्पॉट मना कर सकते हैं कि नहीं। और एक बात याद रखिए, मिट्टी का घड़ा आपको सिर्फ एक सीजन यूज करना है। वो हम लोग ना ताड़ पे चढ़ा देते हैं, फिर अगले साल फिर निकालते हैं। एक सीजन के बाद आपकी मिट्टी मिनरल्स आपको पानी में देना बंद कर देती है, वो घड़ा आपके लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो एक बार यूज करिए, उसको फेंक दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर नया घड़ा लाइए। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सजेस्ट कर सकते हो कि आप मिट्टी के घड़े में इस तरह यूज करिए। अल्कनाइज वाटर मैंने पहले बताया कि जो आयनाइज करके पानी जो बनाते हैं, वहां से जो अल्कलिनिटी हम पानी मिलाते हैं उसको अल्कनाइज कहते हैं। ये अल्कलाइन का पुत्र है, अल्कलाइन का बेटा है। इट इज नॉर्मली अगर लेमन में बोले तो अल्कलाइन वाटर कहेंगे, इज अल्कलाइन वाटर, बट हम अल्कनाइज करके डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, बहुत बार ऐसा क्वेरी होता है ना कि लोग क्लाइंट्स आपसे मतलब लड़ाई पे उतर आते होते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, समरसेबल का पानी कैसे खराब हो सकता है। तो आपको बता दूं, अंडरग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो अंडरग्राउंड वाटर में ही होता है, बैक्टीरिया जर्म्स। इसलिए कुएं के पानी में लाल दवा डाली जाती थी, आपको याद होगा, जो धरती से पानी निकालते में लाल दवा, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जर्म्स। तो किसी आरओ पीने वाले को एकदम से अंडरग्राउंड वाटर पिला दिया जाए तो बीमार हो जाएगा। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर अच्छा होता है, उसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, बट आज रिवर्स बोरिंग लोग कर देते हैं, या एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स जो यूज हो रहा है, जो मिट्टी में हम लोग यूरिया एंड ऑल खाद सब डालते हैं। तो क्या होता है, गांव में बोरिंग्स लेवल बहुत कम होता है, 50 फीट 100 फीट पे भी पानी आ जाता है। तो क्या होता है, वहां केमिकल बहुत ज्यादा इंसल्ट होता है। तो जो समस्या शहरों में थी, अब गांव में अपने आप पहुंच गई इन केमिकल्स और फर्टिलाइजर यूज करने से। तो अंडरग्राउंड वाटर का TDS नॉर्मली हमेशा हाई पाया जाता है। अगर अंडरग्राउंड वाटर है
और उसमें आपने 100 से 200 के बीच का टीडीएस अगर आपको मिल रहा है अंडरग्राउंड वाटर से, तो वो बेहतर है अपनी मशीन लगाने के लिए। तो वहां पे आपको आरओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मिनरल्स मिल रहा है, उसमें हैवी मिनरल्स का खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मैं गाइडलाइन बता दूं, व्हाट आरओ वाटर गाइडलाइन क्या है इंडिया में, बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। जो डब्ल्यूएचओ कहता है वही इंडिया फॉलो करता है। 100 to 300 का पानी आपका पीने योग्य पानी माना जाता है, यानी आराम से बढ़िया, मतलब आपको शक नहीं करना है कि इसमें हैवी मिनरल्स तो नहीं है, इसमें आर्सेनिक तो नहीं है, इसमें लेड कैडमियम तो नहीं है। 100-200 इज सफिशिएंट। आप अगर शहरों में रहते हैं 100-200 इज बेस्ट, और 300 तक भी बहुत आराम से पिया जा सकता है। 300 के बाद हैवी मिनरल्स आना शुरू होता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि 500 तक भी पी सकते हो या 1000 तक भी पी सकते हो, लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर है कि आप पहले टेस्ट कर लो, लैब टेस्ट कर लो कि उस पानी में कोई हैवी मिनरल्स तो नहीं है। तो नॉर्मली तो एकदम सेफ साइड चलना है। क्लाइंट्स को बोलना है कि सर भले आप मशीन नहीं ले पा रहे हैं, बट मैं आपको एक एजुकेशन देके जाता हूं कि आप जो अभी 30-40 टीडीएस का पानी पी रहे हैं ना, आपकी बॉडी में मिनरल्स पहुंच ही नहीं रहा है। अब बॉडी का 70% कैल्शियम पानी से ही मिलता है, अब वो आपकी बॉडी को मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्या है ना, जाते जाते ना एक गुड नोट पे एक अपनी बात कॉल खत्म करो कि सर कोई बात नहीं, कहेंगे अभी नहीं, बाद में लीजिएगा, जो भी आपका चैलेंज है, बट जब तक आप नहीं ले रहे हैं तब तक के लिए आप प्लीज रिक्वेस्ट है टीडीएस 100 एटलीस्ट 100 कर लीजिए। तो ये ना एक गुड नोट पे जब आप चीज रखते हो ना कि उसके भले के लिए, और उसको पता ही है कि 100 बिलो जाएगा, जैसे जैसे टीडीएस कम होता जाएगा वैसे वैसे पानी आपका एसिडिक एनवायरनमेंट में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव मिनरल सब बाहर जा रहे हैं। तो ये आप उसको एजुकेट कर सकते हो। अभी टीडीएस क्या है वो आगे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप कभी आगे मिस नहीं करोगे। तो अंडरग्राउंड वाटर को आंख मूंद के बिलीव नहीं करना है कि अंडरग्राउंड वाटर है तो भैया अमृत है, धरती से निकला है भाई। तो ये आप बिल्कुल उसको क्लियर कर दिए सर, सब ज्यादा बैक्टीरिया अंडरग्राउंड वाटर में ही होता है। नाउ हाइड्रोजनेटेड वाटर, ये कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मतलब मेडिकल में काम चल रहा है, और अलग से आपके वाटर में ना हाइड्रोजन को इन्फ्यूज करते हैं, अलग से हाइड्रोजन को पानी में डालते हैं। बहुत से जगहों पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को हाइड्रोजन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पानी में हाइड्रोजन नहीं हो पैदा कर सकते, आयनाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाते, तो लैब में वो हाइड्रोजनेटेड वाटर तैयार करते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो मशीन है, उसमें हाइड्रोजनेटेड वाटर भर भर के मिलता है। तो आपको अलग से बहुत सी कंपनीज हैं, जो लोकल कंपनीज भी अपने आप को बोलती है कि आई एम इक्वल टू कैंगन वाटर, उसमें भी हाइड्रोजन के सिलेंडर्स लगे होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर बाहर से कोई केमिकल आप डाल के, हाइड्रोजन ऑल्सो केमिकल, पर बाहर से आप किस प्रोसेस से डाल रहे हो, तो आपके पानी को क्या इफेक्ट डालेगा गॉड नोस, बट वो अपने आप को क्लेम करते हैं हम हाइड्रोजनेटेड वाटर दे रहे हैं। वाटर इन कॉपर बॉटल, कुछ लोग कहते हैं भाई अरे नहीं नहीं हम तो कॉपर बॉटल ही पीते हैं। तो कॉपर बॉटल के लिए मैं आप सबको बहुत ज्यादा एक चेतावनी देना चाहता हूं। हाँ, कॉपर शरीर के लिए जरूरी है। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना बॉडी में, आरबीसी, ये कॉपर उसमें बनाने में बहुत मदद करता है। कॉपर भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर रखता है, बट ओवर कॉपर यूज करने से लीवर डैमेज हो जाता है। ओवर कॉपर बॉटल्स में नहीं लेना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कॉपर के पुराने बर्तन परचेस करिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दुकान में जो फैंसी कॉपर के बॉटल्स लेते हैं ना, वो एक्चुअली उस कॉपर में बहुत सारे और मेटल्स मिले होते हैं, वो अलॉय होता है एक्चुअल में। प्योर कॉपर का बर्तन आपको पुराने जमाने के दादा दादी और पुराने टाइप में ही मिलेंगे। पुराने कॉपर बर्तन यूज करिए जो प्योर कॉपर होता है। और बस 4-6 घंटे से ज्यादा मत रखिए, ये नहीं कि उसमें परमानेंट पड़ा हुआ है, आप 2-3 दिन पुराना कॉपर बॉटल यूज कर रहे हैं। और कॉपर से पानी अल्कलाइन नहीं होता है, सिर्फ कॉपर आ जाता है। कॉपर ऐसी चीज है ना, बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कि आरबीसी बनता है भाई, कॉपर चाहिए। बट हाँ, आपको अलग से बॉटल में बहुत रिलाय नहीं करना है। आपके फल सब्जियों में भी बहुत कॉपर मात्रा होती है, हरी सब्जियों में बहुत होती है, वहां से ले सकते हैं। तो कॉपर को आप कंपेयर कर दीजिए, सर कॉपर से बस कॉपर आएगा कॉपर की बॉटल में, पानी अल्कलाइन नहीं हो जाएगा। और आप प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर सकते हैं, और अपना पानी हम कॉपर बॉटल में रख सकते हैं। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि कॉपर बॉटल में पानी रखेंगे तो कुछ नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही है। गवर्नमेंट सप्लाई वाटर, कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जब आदमी आरओ नहीं यूज कर रहा होता है तो गवर्नमेंट सप्लाई पे ही रहता है, कहते हैं यार आप देखो ना मेरा पानी नुकसान नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा न्यूट्रल आ रहा है। अब गवर्नमेंट पे क्या आता है, हरा पानी आता है। आप जब गवर्नमेंट सप्लाई वाटर देखते हो, तो गवर्नमेंट सप्लाई वाटर जो लोग यूज करते हैं उनके लिए एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट अपनी पानी सप्लाई करती है ना, आपको पता है गवर्नमेंट क्या कैसे पानी लाता है। गवर्नमेंट कहीं से पानी उठा लेता है, कई जगह बड़े शहरों में तो आपके जो वाटर जो वेस्ट वाटर होता है उसी को रिसाइकल कर दिया जाता है। तो क्या करता है गवर्नमेंट ना,
आपके पानी में बहुत सारा क्लोरीन डालता है। क्लोरीन क्यों डालता है? क्लोरीन तो सुपर एसिडिक एलिमेंट है। तो क्लोरीन का फायदा ये मिलता है कि पानी में जब क्लोरीन आएगा ना तो सारे बैक्टीरिया जर्म्स पानी में मर जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन के बाद वो बहुत सारा क्लोरीन डालता है। तो जब हम गवर्नमेंट वाटर को हम चेक करते हैं पीएच से, तो क्या होना चाहिए? पानी आपका पीला या लाल आना चाहिए क्योंकि उसमें क्लोरीन है, बट एक्चुअली वो न्यूट्रल आ रहा है। तो इसका क्या चक्कर है? तो क्या होता है, जो ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं, क्लोरीन डालने के बाद पानी में एक लाई नाम का केमिकल डालते हैं। लाई एक्चुअल में होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोरी बोरी भर के सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। पहले क्लोरीन डाला बैक्टीरिया जर्म्स को मारने के लिए, फिर उसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, ताकि पानी न्यूट्रल अपीयर करे। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डाल के क्या साबित करना चाहते हैं कि न्यूट्रल पानी हम घर पे दें? नहीं सर, एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो ये क्लोरीन है ना, ये लोहे के पाइप्स में जिसमें पानी सप्लाई हो रहा है, ये उन सब को धीरे धीरे गला देता है, रस्टिंग करके पूरा लोहे के पाइप को सड़ा देता है। उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। तो इसलिए आप घर पे जो पानी पाते हो वो न्यूट्रल पाते हो। तो वो जो न्यूट्रल है वो पूरा फुल ऑफ केमिकल है, पूरा केमिकल का पूरा जूस रहता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल, क्लोरीन केमिकल सब उसमें मिक्स रहता है। तो आप न्यूट्रल देख के कई बार क्या होता है, क्लाइंट सरप्राइज हो जाते हैं कि आई एम हैविंग न्यूट्रल वाटर। तो वहां पे आप उसको जरूर बताइए सर आप फुल ऑफ केमिकल पी रहे हो। और दुनिया की कोई आरओ मशीन क्लोरीन पानी से नहीं निकालती है, चाहे आप जितनी महंगी मशीन यूज करके देख लें। तो दुनिया की कोई मशीन, आप आरओ वाटर में भी क्लोरीन होता है। आप सोचो अगर पानी में क्लोरीन है जो लोहे को भी सड़ा सकता है, तो अगर आपके पानी में वो क्लोरीनेटेड वाटर अगर आपके नसों में दौड़ रहा है तो आपके आर्टरीज, आपके वेन्स को भी नुकसान करेगा। तो आप उनको अवेयर करो कि सर आप न्यूट्रल देख के खुश मत होइए कि इसमें भी बहुत सारा केमिकल मिला हुआ है, और उनकी मजबूरी है क्योंकि वो अपने लोहे के पाइप को सड़ाना नहीं चाहते। दैट्स व्हाई दे ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो। तो ये आप उसको एजुकेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर, नाम बड़ा खतरनाक है, इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर, ERW इन शॉर्ट में कहेंगे। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि हमारा कैंगन वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर ही कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम तैयार करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करते हो ना वाटर का, तो दो चीजें निकलती हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर, और एक निकलता है इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड वाटर। जो रिड्यूस्ड वाटर है वो कहलाता है कैंगन वाटर, और इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड वाटर कहलाता है अदर ब्यूटी वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर, एसडी वाटर। क्लियर है? तो हम ERW जाना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई स्टडी देखेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स देखेंगे, तो उसमें कैंगन वाटर लिखा नहीं मिलेगा। उसमें क्या लिखा मिलेगा, मैं आपके स्क्रीन में दिखाता हूं। कैंगन वाटर के कई नाम हो सकते हैं, तो आपको जो रिसर्च में मिलेगा क्या मिलेगा, आयोनाइज्ड वाटर लिखा मिलेगा, अल्कलाइन वाटर का नाम लिखा मिलेगा, अल्कनाइज्ड वाटर का नाम लिखा मिलेगा, हाइड्रोजनेटेड वाटर, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर। जैसे अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की बुक में ज्यादातर आपको क्या वर्ड मिलता है, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। मतलब वो क्लियर करना चाहते हैं कि हम जो अल्कलाइन यूज करते हैं ना वो आयोनाइज करके है, कंफ्यूज मत होइए। तो वो इस तरह क्लियर करते हैं। तो ये सारे नाम कैंगन के ही हैं। कैंगन, इन सब नामों के पीछे जो है वो कैंगन वाटर है। तो आप जहां भी इस तरह के नाम वाले स्टडीज को देखिए, समझ जाइएगा अगर ये इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर कहीं काम करता है ना किसी बीमारी में, तो अपना कैंगन का भी रिजल्ट आने वाला है। आई थिंक वाटर की एक स्टोरी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि कितने तरह का पानी से हम गिरे हुए हैं। एक अच्छा वैल्यू मिला होगा। अगर आपको वैल्यू मिला है तो आप 1 टाइप कर सकते हैं। नाउ ये वाटर है क्या, ये खेल क्या है? मतलब भाई अभी तक तो इतना पता था कि पानी पियोगे प्यास बुझेगा, दैट्स इट। और इसीलिए हम बाहर जाते हैं तो हम बस ये देखते हैं कि ये पानी साफ है या नहीं है, और हम मशीन मतलब पानी परचेस कर लेते हैं। बस साफ, हमारा पैरामीटर क्या है, पानी साफ होना चाहिए। लेकिन वहीं जब हम बाहर कुछ खाने जाते हैं तो हम हेल्दी देखते हैं कि ये चीज हेल्दी है या नहीं है। जो चीज बॉडी का 70% है उसको परचेस करते समय मेरा पैरामीटर क्या है कि साफ पानी होना चाहिए, बस हेल्दी से मतलब नहीं है। लेकिन जब आप खाना खाते हो जो बॉडी का 30% कंट्रीब्यूट करता है, 30%, उसमें हम हेल्दी ढूंढते हैं। अगर पैरामीटर सोचिए, खाने का पैरामीटर भी सिर्फ साफ सुथरा पैरामीटर होता तो हम बाहर जाते बर्गर खा लेते। बर्गर तो बहुत साफ है भाई, जो आदमी मैकडी में सर्व कर रहा है वो तो एप्रन पहना रहता है, ग्लव्स पहना रहता है। फिर हम पिज्जा खाते हैं, हमारा पैरामीटर साफ का है, केवल हम साफ चीजें खाते हैं भाई, फिर वो कुछ भी हो।
सिगरेट भी मैंने देखा कि बहुत प्योर तरीके से लोग बना रहे थे, बड़ा मतलब पूरी तरह अप्रैन पहन के चल सिगरेट पीते हैं। तम्बाकू, वाओ, तम्बाकू वाला जो फैसिलिटी है वो तो आर्ट ऑफ फैसिलिटीज में आता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो चलो तम्बाकू खाते हैं। हमारा पेरिमीटर ही साफ का है, तो जब साफ का पेरिमीटर बनाए हो तो खाओ ना हर साफ चीज जो दुनिया में मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक, मैं लिटरली बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक बहुत शुद्ध तरीके से बनाई जाती है, जिस तरह दवाई बनाई जाती है ना, वैसे कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। अगर पैरामीटर सिर्फ साफ चीजों को खाने का होता तो कोल्ड ड्रिंक में क्या बुराई है, लेकिन जब पानी की बात आती है हम सिर्फ साफ देखते हैं। तो आप लोगों को एजुकेट करिए, सर सिर्फ साफ पानी से काम नहीं चलेगा, पानी भी हेल्दी होना चाहिए। अगर आप एक ये बात लोगों के माइंड में अगर आपने बैठा दिया तो वो आपके घर में आके आपको चेक देके जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। वी आर नॉट अ वाटर सेलर, मतलब हम वो कोई वाटर मशीन सेलर नहीं है, हम वाटर थेरेपिस्ट हैं। हम वाटर को एक जगह क्लेम कर रहे हैं कि भाई वाटर क्यों जरूरी है। तो आप वाटर की कमी से कुछ एक बेसिक बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको बहुत काम आएगा। फैटीग, जैसे बॉडी में पानी कमी होती है तो सबसे पहले आपको फटीग की फीलिंग आती है। एक्चुअली फटीगनेस क्या है, एंजाइम्स आपकी बॉडी में जो होता है ना वो मूवमेंट नहीं कर पाता, वो एक्टिव नहीं हो पाता अगर पानी की कमी बॉडी में होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब होता है, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लोग इसको प्रॉब्लम मानते भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन में सिर्फ एक चीज होता है कि आपके पेट में पानी की कमी रहती है। तो भाई होता क्या है कि पेट में इज अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, पेट में अच्छा खासा पानी होता है, जहाँ पे हमारा खाना पड़ा होता है, इंटेस्टाइन, कोलन, इंटेस्टाइन जो अपना बड़ी आंत है, ये सब बहुत अच्छे सोर्स है वाटर के। तो जब शरीर में पानी की कमी होती है ना, डिहाइड्रेशन जब बॉडी में फील होता है, तो ये जो ऑर्गन्स है ना बड़ी आंत, ये अपने पानी को निछावर कर देते हैं दूसरे ऑर्गन्स को कि जा जा उसको मदद कर, मैं अपना संभाल लूंगा। और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि सिर्फ आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है वो रह जाता है बड़ी आंतों में और पानी बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, और उस बीमारी से शुरू होता है कॉन्स्टिपेशन। डिहाइड्रेशन, जानते हैं डिहाइड्रेशन स्टेज को कब बोलते हैं, जब बॉडी में 1% पानी की कमी होती है ना, 1%, तो उस स्टेज को डिहाइड्रेशन स्टेज कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन स्टेज तो आप महसूस भी नहीं कर सकते कि अभी मुझे नहीं पता मैं इस समय डिहाइड्रेशन महसूस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 1% कौन एनालिसिस करेगा। हो सकता है आपकी बॉडी 71% पे सेट है, वो 70% पे है तो आप डिहाइड्रेशन माने जाएंगे। और 2% स्टेज जब आता है तो आप थर्स्टी फील करते हैं, हम कहते हैं मुझे प्यास लग रही, प्यास लगी। तो सोचिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है, 71 की जगह 69% आप रहे तब आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। और भाई 8% में आदमी की डेथ हो जाती है, अगर बॉडी का वाटर से 8% में बॉडी कमी हो गई तो आदमी गॉन। तो ये खेल है पानी का। तो इसलिए नहीं कि पानी से प्यास बुझाती है, क्योंकि सारे फंक्शन में उसका रोल है। तो कॉन्स्टिपेशन आप समझ गए होंगे क्यों होता है, क्योंकि डिस्चार्ज वाटर ज्यादा हो रहा है और शरीर में पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है जब बॉडी में आप एसिडिक चीज ज्यादा डालेंगे, क्योंकि फ्लश आउट करना है एसिड को। तो इसीलिए जब आप भी कोई हैवी चीज खा के आते हैं, ऑयली चीज खा के आते हैं, तो प्यास ज्यादा लगती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली 90% पानी ही होते हैं। तो भाई पानी की कमी रहेगी तो वो मसाला तैयार कैसे होगा, तो वो इसलिए हमको वो प्रॉब्लम देखने को बहुत मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि खून थोड़ा सा थक्का सा हो जाता है, तो पानी में मूवमेंट कम हो जाता है। जब पानी की कमी होती है तो हमारे आर्टरी वेन्स में क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है। तो हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा रीजन है पानी। स्किन डिसऑर्डर, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर कौन है, वो स्किन है। तो स्किन डिटॉक्स कैसे करेगा, वो जो पुश एंड पुल का जो फॉर्मूला है ना, वो तभी काम करेगा जब पानी में एडिक्वेट वाटर होता है। कोलेस्ट्रॉल इशू, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है लीवर। अब लीवर जो कोलेस्ट्रॉल क्यों बनाता है, कोलेस्ट्रॉल तो बुरी चीज होती है, हम लोगों को तो यही सिखाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर द बॉडी। हमेशा हम रात दिन क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते रहते हैं, वो टेस्ट होता है ना कोलेस्ट्रॉल का, HDL VLDL LDL, दिन भर परेशान रहते हैं, अरे मेरा ये बढ़ा, ये कम है। एक्चुअली अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो आपकी जान जल्दी जा सकती है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है पता है, जो आपके सेल्स होते हैं ना, कोशिका, उसके जो बाहरी वॉल होते हैं ना, बाहर के वॉल, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, सेल वॉल। आप सोचो कि अगर बाहरी दीवार टूट जाए तो कोशिकाएं जल्दी मर जाएंगी। तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इसेंशियल फॉर द बॉडी। बट प्रॉब्लम क्या है फिर, अब जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, पानी होता कहां है, सेल्स के अंदर होता है। पानी कहां रहेगा, सेल्स के अंदर रहेगा। तो जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो सेल्स अपना पानी ना छोड़े बाहर,
दूसरे को मदद करने के लिए पानी छोड़ने लगता है सेल्स। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाता है। क्यों? कि भाई सारे जो वॉल है ना उसको मजबूत कर दो, ये पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे वॉल्स को मजबूत कर दो। तो ये लीवर करता है। तो जहां हमने पानी पीना कम किया, आपका कोलेस्ट्रॉल राइज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सेल्स को, वॉल को मजबूत करो, सेल वॉल को मजबूत करो। तो ये सब चीजें चल रही होती हैं, पूरा अंदर खेल चल रहा है, आपको तो पता नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल इशू इसलिए बढ़ जाता है। और ऊपर से सोने में सुहागा, जो आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल ले लेते हो, बॉडी को जितना कोलेस्ट्रॉल बनाना है वो बनाता रहता है, जब बाहर का ले लेते हो तो एक्स्ट्रा आपके लोड आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मैं आपको थ्योरी बता दूं, बिल्कुल वीएलडीएल एलडीएल इस सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप कोलेस्ट्रॉल को, ये बैड कोलेस्ट्रॉल और फिर वीएलडीएल होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल, फिर एलडीएल, एचडीएल, आप ये सब खेलने पड़ो ही नहीं। सिंपल एक समझो कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 200 के नीचे है, यू आर फिट एंड फाइन। उस अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि भैया वीएलडीएल मेरा बढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये फार्मा कंपनीज का है कि वीएलडीएल और एलडीएल के नाम पे आपको दवा चालू करा देते हैं कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए। तो आप उसके चक्कर मत पड़ो, किसी का 200 इवन 250 भी नॉर्मली होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को मतलब भ्रमित होने से बचाइए, लोगों को एजुकेट करिए। कैंगन के बारे में बात करोगे तो मशीन नहीं जाएगी, कैंगन के आसपास जो हो रहा है ना उसकी बात करोगे तो आदमी ढूंढ के आपसे मशीन लेगा। सो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, पानी कम पीने से जो व्यक्ति को अस्थमा है या किसी को सांस संबंधी बीमारियां होती है ना, तो वो व्यक्ति को पानी ज्यादा पीना चाहिए। उसका कारण क्या है कि होता क्या है, हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, हम पानी भी, नमी के रूप में पानी भी छोड़ते हैं। उसमें नमी होता है, एक बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर हम सांस छोड़कर बाहर करते रहते हैं, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं करते। तो जब शरीर में पानी की कमी रहती है, जब डिहाइड्रेशन स्टेज में आप रहते हो, तो होता क्या है कि आपके जो एयरवेज हैं जिससे आप सांस अंदर बाहर करते हो, तो ये बॉडी क्या करती है ना कि पानी बाहर ना जाए, बॉडी आपकी पानी बाहर ना छोड़े, तो क्या करता है, एयरवेज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो बॉडी जब एयरवेज को पतला, मतलब वो उसको कम कर देगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो भाई पानी भी रुकेगा और सांसें भी रुकेंगी, तो रेस्ट्रिक्शन आने लगता है। तो फिर उसको क्या होता है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो देखिए, इतना वाटर हार्वेस्टिंग तो हम आप भी नहीं करते हैं जितना हमारी शरीर अंदर कर रही होती है। तो जो अस्थमैटिक पेशेंट है या सांस के मरीज हैं, उनको कैंगन वाटर अमेजिंग रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये सुपर हाइड्रेट करता है। और हमारे कैंगन वाटर में हाइड्रोक्सिल साइंस होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। OH ज्यादा होता है। तो OH में क्या है, ऑक्सीजन, तो हमारे पानी में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहता है। तो दो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वालों को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो लंग्स को कम मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन के लिए। और जब आप हाइड्रेशन में रहते हैं तो बॉडी रेस्ट्रिक्ट नहीं करती आपके एयरवेज को, तो आराम से काम चल रहा होता है। नाउ टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन इन लीवर, किडनी, ब्लैडर, ये बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको बहुत पानी चाहिए होता है चीजों को बनाने के लिए। इवन प्लेटलेट्स होता है ना ब्लड में, 95% वो पानी होता है। इसलिए जब भी प्लेटलेट्स किसी का कम होता है तो लोग उसको ज्यादा लिक्विड डाइट देते हैं कि पानी होगा तभी तो प्लेटलेट्स बनेगा। आप दुनिया की सब कुछ खाइए और पानी कम पीजिए तो प्लेटलेट्स आपके गिरने लगेगा। तो ब्लड इन इटसेल्फ 83% वाटर, तो आप समझ सकते हैं प्री मैच्योर एजिंग, आप पानी बॉडी में जिसके कम होता जाता है वो बुढ़ापे की ओर जाने लगता है। एक यंग बच्चा 85% पानी लोड करता है अपनी बॉडी में, 85%, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति की बॉडी में 55% आ जाता है। अब आप बोलेंगे 8% में तो मौत हो जाती थी, आप तो कह रहे हो 55% भाई। तो एक्चुअली वर्थ के संग संग बॉडी की वाटर लेवल की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। आप जैसे बूढ़े होते रहते हो पानी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। तो जब आप 55% 50% पे पहुंच जाते हो तो लगभग बॉडी झुलझुल हो जाती है। यानी जैसे जैसे बॉडी मात्रा बढ़ती है, आप यंग और बहुत अच्छा रिजुनेट फील करते हो। तो आई होप कि बेसिक आपको समझ में आया होगा कि पानी आपको क्या क्या वैल्यू दे सकता है। तो मुझे ढेर सारे वैल्यू चाहिए, तो प्लीज अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज वैल्यू टाइप करें। नाउ सेशन के मैं अगले पड़ाव में चलता हूं। यहां मैं बात करने वाला हूं कुछ कीवर्ड्स की। ये कीवर्ड्स जिसके लिए हम आज बैठे हैं, मैं हम उसको देखने वाले हैं। ये कीवर्ड्स कई बार आपको परेशान करते हैं, कई बार आपको ऑलरेडी पता होता है, कई लोग इसको ढूंढ ढूंढ के जान जाते हैं, समझ जाते हैं, बट एक बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये वर्ड्स हैं क्या। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, कहीं भी जब H लिखा हो, सिर्फ H,
तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन एटम, सिंपल। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? बार बार एक्टिव हाइड्रोजन, ये होता क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन उन हाइड्रोजन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार हो, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए तैयार हो, उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन H होता है, H यानी हाइड्रोजन एटम, H2 होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी H2। तो ये इन दोनों को हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार है ये। लेकिन हाइड्रोजन आयंस, आयन क्या होता है? जिसके सर पे प्लस या माइनस लग जाए वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? H मतलब एटम, H2 मतलब मॉलिक्यूल, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो भैया हमसे ले लो, भैया हमसे फ्री इलेक्ट्रॉन ले लो, भैया हमसे ले लो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और हाइड्रोजन आयन जो भैया इलेक्ट्रॉन देके बरी हो चुका, भैया मेरे पास जो था सब भैया ले लेन, तो ये होता है हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है? नाम देखिए, हाइड्रो ऑक्सिल आयन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन यानी HO, OH, ओ बड़ा है, ओ बड़ा है, तो HO नहीं होता, इसलिए O पहले आता है कि ओ बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई, मैं पहले, तो O पहले आएगा, OH ऊपर लगा तो माइनस। ठीक है, ये सिंबल्स याद रखिए, जब कभी स्टडी आप देखोगे, जब कभी आप कोई जगह एकदम से इसको देखोगे ना, तो ये आपको पढ़ने में आसानी होगा। जो अभी शुरू में दिख रहा था ना, इतना अजीब सा पूरा लगा था, 2 प्लस माइनस प्लस पता नहीं क्या क्या, तो अब आप समझ पाओगे कि आप एक्चुअली उसमें लिखा क्या था। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद TDS क्या होता है? अभी मैंने TDS आरओ में बात की। TDS मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। सॉलिड क्यों लिखा है वहां पे? पता है, सॉलिड मतलब होता है कि पानी में कोई भी तरह का सॉलिड हो, वो मिनरल भी हो, प्लास्टिक भी हो, मड भी हो, कुछ भी हो, सॉलिड मतलब सॉलिड। तो TDS मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड। इसको नापते किस में है? मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। जैसे मान लेते हैं आपके पानी TDS 100 है, तो 100 मिलीग्राम पर लीटर उसमें मिनरल्स है। इसको अलग भाषा में PPM भी कहते हैं, तो सिंपल एक रखिए, मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि TDS वर्ड आपको यूज करना है। तो कई बार सामने पूछ देता है क्या होता है TDS? ORAC, ये क्या है भाई? हम ORP जानते थे, ORAC क्या होता है? ORAC का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये ORAC क्यों है? कि जितने भी सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं ना, न्यूट्रिशन में एंटीऑक्सीडेंट होता है और चीजों में, आप किसी पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट है तो उसमें आप ORP मीटर घुसेड़ोगे तो क्या आएगा? रीडिंग आएगी? नहीं आएगी। ORP कैसे नापते हैं? जो लिक्विड हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट लिक्विड फॉर्म में हो। लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम ORAC में नापते हैं। तो ORAC वैल्यू किसी की हाई है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत है। तो ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, नाम में ही पता है कि है क्या। ऑक्सीजन जो रेडिकल पैदा करता है, रेडिकल समझते हैं ना, गंदा आदमी, दुश्मन, जो भी आप बोल लीजिए, तो ऑक्सीजन के जो रेडिकल्स होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करने वाली क्षमता, तो ये कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट, जो सूखे आइटम में हो, जिन्हें सॉलिड आइटम्स में होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएच, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सिंपल था, हर आदमी पता होगा, यहाँ जितने बैठे लगभग ऑलमोस्ट पहले दिन जान जाते हैं। पीएच मतलब पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इन शॉर्ट हम लोग ना शॉर्टकट यूज करते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअली पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच कहलाता है। तो आयन और पोटेंसी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दो चीजें होती हैं, पीएच और POH। तो सिंपली पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन हमने बोला। अब इसका मतलब क्या हुआ? पीएच किसी भी चीज का 1 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो जब भी कैंगन मशीन से पानी निकलता है तो एक तरफ 9 निकलेगा तो 5, एक तरफ 8.5 तो एक तरफ 5.5, एक तरफ 2.5 तो एक तरफ 11.5, तो टोटल 14 पीएच होता है। जब न्यूट्रल पीएच होता है 7 इज अ न्यूट्रल, यानी जितना ही उसमें हाइड्रोजन आयंस की पोटेंसी है उतना ही उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की पोटेंसी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, H+ एसिड को डिनोट करता है, OH नेगेटिव अल्कलाइन को डिनोट करता है। H+ और OH को मिलाते हैं तब H2O बनता है। अब न्यूट्रल का क्या होता है? जितना ही हाइड्रोजन आयन है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन है। ये क्लियर है? अब ध्यान देने की बात क्या है, 7 से 6 पीएच, मान लेते हैं न्यूट्रल 7 था, 6 पीएच अगर हम बात करें, कोई पानी 6 पीएच आ रहा है, तो पता है वो 7 पीएच से उसमें 10 गुना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं।
यानी वो 7 से 10 गुना ज्यादा खतरनाक एसिड है, मतलब 10 गुना ज्यादा उसमें एसिडिटी है। फिर 5 आता है। जब 5 आता है, किसी भी पीएच, पानी का पीएच 5 है, तो वो 7 से 100 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। जब पीएच 4 होता है तो वो 7 से 1000 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। तो जो कलर में हम बोलते हैं ना, ये अराउंड 5 अराउंड 4, तो एक 4 और 5 में भी 1000 गुना का अंतर हो सकता है। तो जैसे जैसे एक एक आप पीएच बढ़ते जाते हो एसिडिक ओर, तो उतना ही गुना हाइड्रोजन आयन उसमें ज्यादा होता है, और ज्यादा हाइड्रोजन आयन ही ज्यादा खतरनाक एसिड। और वहीं का उल्टा, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन 8 आया तो 10 गुना ज्यादा उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। 9 तो उसमें 100 गुना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन है, तो वहां पे अल्कलिनिटी बढ़ती जाती है। आई थिंक एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफी है। क्लियर? नाउ माइक्रो क्लस्टर। ये माइक्रो क्लस्टर का मतलब क्या हुआ? क्लस्टर समझते हैं, ग्रुप, छल्ला, ग्रुप ऑफ सम पीपल क्लस्टर बना सकते हैं। जैसे अभी धारा 144 लागू हुई है, तो आप क्लस्टर बना खड़े नहीं हो सकते। 6 से ज्यादा लोग खड़े होंगे एक जगह तो पुलिस आपको उठा भी सकती है। तो इसी तरह माइक्रो क्लस्टर में भी यही होता है कि कैंगन वाटर में ऑल टाइम धारा 144 लागू हुआ है, ऑल टाइम। जहां 10-12 लोग खड़े हुए इसलिए डंडा चलना चालू, तो कैंगन में 144 धारा लगी रहती है हमेशा, माइक्रो क्लस्टर रहता है। तो माइक्रो क्लस्टर में होता क्या है? एक्चुअली H2O क्लस्टर किसका बनता है? H और OH का क्लस्टर नहीं होता। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लस्टर होता है H2O 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 H2O। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर होता है, जो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और गाना गा रहे होते हैं, एक दूसरे से करते हैं हम प्यार, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। तो वो जो पकड़े खड़े रहते हैं कि नहीं, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कोशिका के अंदर एक साथ जाएंगे, एक साथ बाहर आएंगे। तो इस चक्कर में अंदर जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब वहां पे आयनाइजेशन प्रोसेस होता है, तो उनको कहा जाता है, ऐसा है भैया, बस 2-2-3 के ग्रुप में अंदर जा सकते हो, यहाँ एक साथ हम 15-20 लोग नहीं जा सकते। तो क्या कहता है, क्लस्टर टूट जाता है, तो माइक्रो हो जाता है, टूट के छोटा हो जाता है। तो ये माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है। एक जनरली कभी आपको कोई फंसाने के लिए पूछ सकता है, परेशान करने के लिए पूछ सकता है, जब किसी अथॉरिटी पे जाओगे, जब कोई अच्छा साइंटिफिक व्यक्ति बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, तो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको परेशान के लिए पूछ सकता है कि भाई ये तुम्हारी मशीन ऐसी क्या करती है कि तुम्हारा पानी में माइक्रो क्लस्टर हो जाता है, ऐसा कौन सा तुम जादू करते हो इसमें? तो डेट टाइम जो आप बोलते हो ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने आप को वाटर थेरेपिस्ट मानते हो और आपको अच्छा नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का, और आप समाज में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो वाटर का, तो आपको डीप नॉलेज भी होना चाहिए। कभी ना कभी शायद अगर आप फंसो, क्योंकि देखो, एक अनाड़ी को मशीन देना है, कोई अपने से लोअर को मशीन देना है, तो कुछ भी बोल के चले जाओ। लेकिन वो अनाड़ी, वो कॉमन इंसान जो बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, बहुत साइंटिफिक नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस भी बनाने में उसको मुश्किल आएगी। लेकिन जो वेल क्वालिफाइड लोग जब आपकी टीम में आते हैं, तो जब आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आते हो ना, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। सोचो आपकी टीम में कोई डॉक्टर काम कर रहा हो, आपकी टीम में कोई साइंटिस्ट काम कर रहा हो, तो आपका लेवल ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, उसका लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन से कितनी फायदा लोगों को मिल सकती है। तो आपको उस समय अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला कि यार ये होता क्या है, कैसे होता है। तो एक्चुअली माइक्रो क्लस्टर हम बनाते हैं एनएमआर से। एनएमआर क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये दो मॉलिक्यूल के बीच का चुंबक है। एनएमआर को कम कर दो, आयनाइजेशन जब अब होता है ना, तो चुंबक जो होती है ना इनके बीच की, वो उसकी पावर कम हो जाती है। तो मैग्नेटिक कम, फील्ड कम हुआ, तो ये दोनों सब भैया ऐसा है तो हमने अपना देख लो भैया, हम उनके संग जा रहे हैं, उनके संग जा रहे हैं, सब मॉलिक्यूल्स अपने टूट के अलग हो जाते हैं। तो एनएमआर सर ये होता है सर, एक्चुअली सर ये मशीन क्या करती है ना, आयनाइजेशन प्रोसेस करती है, जिससे ना पानी का एनएमआर कम हो जाता है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कम हो जाता है सर। उसके बाद तुरंत सर क्लस्टर टूट जाते हैं। तो तुरंत वो समझ जाएगा। जितनी मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री बनाती है, वो बनाने से पहले उसका एनएमआर का टेस्ट भी होता है। जो एब्जॉर्प्शन निकालते हैं ना कि दवा 100 ग्राम खाने पे दिन भर में आधा एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर आधा रात में एब्जॉर्ब होगी, तो ये सब एनएमआर से ही निकलता है। तो एनएमआर वहां से आया। तो एनएमआर आपके लिए नया हो सकता है, बट अगर कोई डॉक्टर साइंटिस्ट बैठा है तो तुरंत समझ जाएगा सर ये एनएमआर कम कर देते हैं, बस उससे हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। हाइड्रेटिंग स्ट्रेस क्या होता है? पानी की कमी से हाइड्रेटिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो इसको सिंपली आप बता सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा टिपिकल चीज नहीं है। और उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट एक वर्ड है जो बार बार हमको यूज करना है, और इसमें कई सारे आंसर्स में हम क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट
इसका मतलब है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हर उन चीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जो भी चीज आप खाते हो दिन भर में, जिन जिन चीजों में इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया होती है, वो सभी एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा सा और मैं डीप में आपको समझाता हूं। ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब जलता है तो जो रेसिड्यू बनता है, जो बाद में बचा हुआ चीज होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीजन जलने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंट जो बचा हुआ आदमी है, जो बचा हुआ चीज मटेरियल होता है, वो होता है फ्री रेडिकल्स। वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स। देखिए, दो चीजें आपकी बॉडी में भरी पड़ी हैं, फिर से मैं क्लियर करता हूं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्री रेडिकल। कुछ चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन चुराती हैं, इलेक्ट्रॉन चुराने वाले चीजों को बोलते हैं फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन चुराने वाली चीजों क्या बोलते हैं? आप अपने मन में ही रिपीट करिए, फ्री रेडिकल। और जो चीजें इलेक्ट्रॉन देती हैं वो कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देती हैं कि भाई तू चुरा क्यों रहा है, भाई मैं मुझसे ऐसे ले जा, तो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या? जो ऑक्सीडेंट को रोके, ऑक्सीडेंट को रोके, यानी फ्री रेडिकल को रोकने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। आई थिंक इस तरह आप लोगों को बोल सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट कमी से जो होती है दिक्कतें, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंटीऑक्सीडेंट से होने वाली कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कोई पूछे सर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? सर, जब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है ना, तो उससे जो स्ट्रेस पैदा होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर केमिस्ट्री में देखें, मतलब साइंटिफिक तरीके से बोले तो क्या बोलेंगे? ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चुराया जाता है। दोस केमिकल रिएक्शन इन वी लूज आवर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है? आपके मोहल्ले में एक शरारती बंदा है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन 10-15 लड़के शरारती बंदे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर देंगे। फ्री रेडिकल्स क्या है? शरारती तत्व है कि चलो आओ, चलो उसके घर में पत्थर मार के आते हैं, आओ चाचा का घर घुस के अमरूद तोड़ लेते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हैं। और ये सब जब 10-12 होते हैं, कहते हैं आओ चलो फिर बैंक लूट लेते हैं, फिर बड़े काम करने लगते हैं। तो ये सब जब परेशानी खड़ी करने लगते हैं तो एक तनाव पैदा होता है, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है? अम्मा यहाँ आओ, क्या यहाँ फालतू घूम रहे हो, ऐसा है चलो तुम्हारी नौकरी लगवा दे, ढंग से तू काम करो, जो नहीं कुछ आगे बढ़ो। एक्चुअली हम लोग फ्री रेडिकल को मारते नहीं है, हम न्यूट्रलाइज करते हैं। कभी मत बोलिए कि एंटीऑक्सीडेंट आपके फ्री रेडिकल्स को मार देता है, हम न्यूट्रलाइज करते हैं। दुनिया की कोई दवा नहीं बनी है जो वायरस को मार सके, हम वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो गलत वर्ड नहीं यूज करना है, नहीं सामने वाला तुरंत उसी बात पे पकड़ लेगा, अच्छा वायरस मार देते हो तुम गैंगोटा वायरस मार देता है, तो ऐसे फंसना नहीं है, न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम कहते हैं भाई तू इधर मत घूम, मैं तेरे को काम दे रहा हूं। तो ये आपको याद रखना है। एसिडिक स्ट्रेस, अल्कलिनिटी जब कम होगी, जब आप 7.45 pH की आपकी बॉडी नेचुरली होती है, तो मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। हमारे बॉडी में जो एवरेज पीएच माना जाता है वो माना जाता है 7.45 pH। मैंने एक डॉक्टर को बोला सर हमारी बॉडी का आप तो पता ही पीएच हमारा सर 7.5 होता है, तो डॉक्टर कह रहा है नो इट इज नॉट 7.5, इट इज 7.45। सोचिए, हम 7.5 भी बोल देते हैं, 8 बोलते क्या बोलते हैं, बट वो बोला नहीं इट्स 7.45। और फिर उसने एक बात कही जो मुझे उस समय नहीं पता था। उसने बोला कि जो हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप करता है ना पूरी बॉडी में, उस ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल पीएच लेवल होता है वो 7.45 होता है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से जो हार्ट में हम जाता है उसका पीएच पता है कितना होता है? 7.35। आप सोच के देखो, ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 0.10 का फर्क होता है। इसलिए उसने बोला नो प्रवीण इट्स 7.45, आप 7.5 क्यों बोल रहे हो? तो आप हम लोग तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं।
तो आप सोच के देखो कि 0.10 से ही सारा खेल पलट जाता है। उस 0.10 पीएच को अचीव करने के लिए दिन भर आप सांसें अंदर बाहर छोड़ते हो, ऑक्सीडेंट ब्लड, डीऑक्सीडेंट ब्लड, ऑक्सीडेंट ब्लड, डीऑक्सीडेंट ब्लड। आप सोचो, तो एसिडिक स्ट्रेस इज नॉट अ कॉमन इशू। अगर आपकी बॉडी का पीएच, जिस ऑर्गन का भी 1.5 पीएच कम हो जाएगा, नॉर्मली अगर कोई पीएच 8 है, अगर उसका पीएच 6.5 हो जाए तो उस ऑर्गन को कैंसर हो जाता है। तो पीएच इज अ बिग कंसर्न दीज डेज, और इसलिए अब डॉक्टर्स भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन क्या है, आई होप कि आप मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग मैं कोशिश कर रहा हूं, बस मैं नाच गा नहीं रहा हूं, डांस नहीं कर रहा हूं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट मैं चाह रहा हूं कि एक अच्छे तरीके से नोट्स पे इसको सीख के जाइए। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं ओआरपी को, तो ओआरपी समझना जरूरी है। ओआरपी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पोटेंशियल। अगर आपका ओआरपी में ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो उसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव सिंबल से। अगर आपका ओआरपी में रिडक्शन पोर्शन ज्यादा है तो हम किसे डिनोट करेंगे, नेगेटिव सिग्नल से। नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का सिग्नल नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव से। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल में ओ ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो ओआरपी पॉजिटिव, रिडक्शन ज्यादा है तो ओआरपी नेगेटिव। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन चुराने की प्रक्रिया, रिडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रक्रिया। तो इसलिए ओआरपी नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। और इसको नापते कैसे हैं, वोल्टेज में। वोल्टेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है मिली वोल्ट, तो ओआरपी हमेशा मिली वोल्टेज में नापते हैं। तो इसीलिए अपनी मशीन को हम वोल्ट मीटर या बोल सकते हैं ओआरपी मीटर। ओआरपी मीटर ना बोलिए, हम तो सीधे उसको क्या बोलते हैं, सर ये एंटीऑक्सीडेंट मीटर है। क्यों उसको अननेसेसरी कंफ्यूज करो, सीधे बोलो सर ये मेरे पास सर एक एंटीऑक्सीडेंट मीटर आता है, इसको जैसे मैं डिप करूंगा अगर नेगेटिव ओआरपी आती है तो उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट है, पॉजिटिव आती है तो मैं एंटीऑक्सीडेंट मीटर ही बोलता हूं उसको। एक्चुअली वो एंटीऑक्सीडेंट मीटर है जो एंटीऑक्सीडेंट नाप रहा है, एंटीऑक्सीडेंट मीटर। तो सिंपल आप इसको आप बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझ गए होंगे। एनोड कैथोड, जनरली एनोड कैथोड से पाला आपका नहीं पड़ेगा, आपको हम एक्सट्रीम साइंस में नहीं लेके जा रहे हैं, बट मोटा मोटा जान जाओ। बस इसलिए उस वक्त के लिए जान जाओ जिस समय एक बड़ा प्रोफाइल का सामने वाला बैठा है, जहां इन्हीं सब क्वेश्चन से आप इंप्रेस करके उसको ला सकते हो, तो वहां पर ये काम आने वाला है। ये नोट्स हर जगह आपको नहीं लगेगा कि ये क्या कब काम आएगा। एनोड क्या है, एक जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें दो ही चीज चाहिए होता है, एक एनोड एक कैथोड। एक एनोड रॉड होता है, कैथोड रॉड होता है, वो एनोड प्लेट या कैथोड प्लेट। अब जो हमको अच्छी चीजें मिलती हैं वो सब कैथोड से मिलती हैं। कैथोड में जो भी चीजें होती हैं वो सब अच्छी चीजें मिलती हैं। सारे कैल्शियम मैग्नीशियम जो जितने अच्छे पॉजिटिव मिनरल्स हमको बॉडी में चाहिए होता है, वो आपने देखा होगा कैंगन मशीन में मिनरल्स कम नहीं होता, इवन मिनरल्स बढ़ जाता है कभी कभी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि जो कैंगन में जो कैथोड पोर्शन है ना, वहीं पे H2O जब ब्रेक होता है तो कैथोड की तरफ OH नेगेटिव होता है। एकदम सिंपल रखो, ए और सी लिखो कॉपी में, ए और सी। सी क्या है, कैथोड। कैथोड में हर अच्छी चीजें आपको मिल रही होती है, क्या मिल रही होती है, OH नेगेटिव, जो खुद इन इटसेल्फ अल्कलाइन के लिए सिंबल है। देन क्या मिलती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, जो मिनरल्स जितना आप देख रहे हो ना वो सब आपके संग चले आते हैं। अगर वो सारे एनोड पे चले गए होते तो हमारे पानी का टीडीएस गिर जाता। तो एनोड की तरफ क्या जाते हैं, सल्फर, क्लोरीन, जो फालतू के केमिकल्स सब नेगेटिव वाले, वो सब उसमें जाके चिपक जाते हैं। H2O में OH इधर आया तो क्या बचा, H प्लस। H प्लस कहां चला गया, एनोड की तरफ। तो एनोड कहां है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड क्या है, जहां ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड क्या है, जहां पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब जहां पे एनोड क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन निचोड़ लिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं। कैथोड क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन हमको मिलने लगता है बॉडी में। तो कैथोड इज गुड फॉर द। कोई पूछता है कि ये कैसे होता है, मतलब क्या है सर, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, और इसमें सर आप तो जानते हैं उसमें एनोड और कैथोड का होता है। एक कैथोड में सर हाइड्रोक्सिल आयन इकट्ठे हो जाते हैं, एनोड की तरफ आपके आयोडाइन इकट्ठे हो जाते हैं, और वही सर कैथोड वाला जो होता है वो कैंगन वाटर बन जाता है। बस इतना बोलोगे ना तो समझ जाएगा कि किसी साधारण व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा। ये बात अलग है उसके आगे की एक भी लाइन आपको नहीं पता बट उतने में ही काम चल जाने वाला है। बस
ये एक बेसिक है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आप इसको बड़ी अच्छी से बताना है। देखो एक ये तरीका इन सबका केमिस्ट्री में जो साइंटिफिक डेफिनेशन जाके याद कर ले, एक ये तरीका है, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको वो बात करनी है जो सामने वाले को समझ में आ जाए। आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन नहीं बतानी है, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया ऐसा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बताने लग जाओगे। और मैं एक बार टाइम देख लूं, इट इज ऑलमोस्ट 8:57। तो मैं यहां पे कुछ जनरल साइंटिफिक क्वेरीज ले लेता हूं। इस कैंगन वाटर डिस्टर्ब और स्टमक, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं बता दूं, हमारे पेट में दिन भर में 1.5 लीटर 1.5 लीटर HCl प्रोड्यूस होता होने की कैपेसिटी होती है। एक आम इंसान 1.5 लीटर तक हम HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में 20-25 ml से लेके 100 ml तक HCl रेडीमेड रहता है, इंस्टेंट अगर कुछ खा लिया तो उसके लिए। बाकी HCl तभी प्रोड्यूस होता है जब आप खाना खाते हो। तो हम जब पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टमक से सीधे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए HCl नहीं चाहिए, तो HCl रिलीज भी नहीं होता। तो उससे क्या होता है, हमारा पानी का पेट से सामना होता ही नहीं है। और गुड न्यूज क्या है कि अगर कैंगन वाटर आपने आधा घंटा पहले पी लिया, और कैंगन क्या है, अल्कलाइन, खाना खाने के आधा घंटा पहले अगर आपने पिया, तो कैंगन वाटर क्या करता है, आपकी बॉडी में जब जाता है वो स्टमक में, तो स्टमक HCl स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है। वो अल्कलाइन वाटर देखता है तो HCl आप क्या होता है, प्रोड्यूस होने के लिए वो स्टमक अपने आप को तैयार कर लेता है। जब लोग बाहर जाते हैं ना तो हम स्टार्टर खाते हैं। स्टार्टर क्यों खाते हैं, ताकि मेरा स्टमक HCl प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ताकि जब आप भारी खाना खाएं बाद में तो वो तुरंत HCl उसमें मिक्स हो जाए। तो कैंगन वाटर का स्टमक से कभी तुलना होता ही नहीं, मतलब सामना होता ही नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम स्टमक में HCl नहीं होता है। और आपको बता दें, स्टमक सिर्फ HCl नहीं बनाता, स्टमक अल्कलाइन सोर्स भी देता है। बॉडी का सबसे बड़ा जो अल्कलाइन सोर्स क्रिएट करने वाला है, जो बाइकार्बोनेट्स है, वो स्टमक ही बनाता है। केमिकल रिएक्शन जो आपने पढ़ी होगी अगर, तो HCl अकेले तो बनेगा नहीं, साथ में उसका बाई प्रोडक्ट भी तो होगा। तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, वो जाके ब्लड में वो पहुंच जाते हैं। HCl क्या गया, खाना खाने के लिए काम आ गया, और जो बाई प्रोडक्ट स्टमक बना रहा था ना, वो सब ब्लड में जाके उसकी मदद करते हैं। और स्टमक का जो आउटर लाइनिंग होता है वो भी अल्कलाइन होता है। स्टमक इन इटसेल्फ अल्कलाइन बॉडी। तो कैंगन वाटर क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में अल्कलिनिटी को उल्टा मैनेज कर रहा है। और खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते हैं तो आपका HCl डिस्टर्ब नहीं होगा। वो दुनिया के हर पानी के संग है, कोई पानी खाना खाने समय अलाउ नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि वो HCl को डाइल्यूट कर देगा, कंसंट्रेशन फॉर्म कम कर देगा। तो वही चीज कैंगिंग संग भी है, इससे भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए आपको पानी खाने खाने समय पीना ही नहीं है। अगर कोई पीना भी चाहे तो न्यूट्रल पी सकता है, अगर इमरजेंसी ऐसा आया तो न्यूट्रल पी लो। तो अब ये एक आपको ध्यान रखना है। सॉरी, विच ऑर्गन कंट्रोल्स पीएच इन आवर बॉडी। सर अभी तक कैंगन हम नहीं पीते थे, तो हमारी बॉडी में पीएच अभी तक कौन कंट्रोल कर रहा था। तो आपके 3 ऑर्गन्स हैं जो आपका पीएच कंट्रोल करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। पहला लंग्स, जो आपकी बॉडी का पीएच कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में भेज भेज के। दूसरा आपका लीवर आपका पीएच कंट्रोल करता है, और तीसरा किडनी पीएच कंट्रोल करता है। तो ये ऑर्गन्स तो आपके लिए मतलब भर भर के आपकी तारीफ करेंगे जब आप इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट देंगे। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि स्टमक में कई लोग को आप बहुत कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। आपने जो आंसर मैंने बताया उसमें एक चीज मैं और लाइन जोड़ूंगा, मुझे एकदम से याद आया, बहुत जरूरी है। खीरा खाते हो, आप उससे पूछो सर खीरा खाते हो, वो 9 पीएच का होता है, 8.5 का होता है, 10 पीएच तक का भी हो सकता है, हाई अल्कलाइन होता है खीरा। क्या आपने सर कभी ऐसा हुआ है कि खीरा आपने खाया और आपका पेट खराब हो गया हो, आपने लौकी खाया और पेट खराब हो गया हो, या फल सब्जी खाया हो, शुद्ध हो, शुद्ध लौकी शुद्ध खीरा खुद कभी खा रहा है और पेट खराब हो रहा है, नहीं होता ना सर, वो सब भी तो अल्कलाइन है। उसी नेचर का सर हमारा कैंगन वाटर भी होता है। तो उसको उसकी बात आपको समझ में आ जाएगी कि आप कहना क्या चाहते हो। सर उसी कैटेगरी में हम भी आते हैं, तो हम भी पेट खराब नहीं करते, आप निश्चिंत रहिए सर। तो यहाँ पे एक लाइन आपको जोड़ सकते हैं, आप खीरा ककड़ी से कंपेयर कर सकते हैं। बल्कि ये सर उल्टा हमारी बॉडी में इनहेंसर का काम करता है, बॉडी में और अल्कलाइन जो नेचर हमारी बॉडी के है उसको मेंटेन करने में काम करता है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ किडनी स्टोन एंड गॉलब्लैडर स्टोन। आजकल किडनी स्टोन बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, और कुछ लोग को ये भ्रम है कि हम पानी हैवी पीते हैं तो हमें किडनी में स्टोन बन जाता है। नो डाउट, अगर आप 400-500 TDS के ऊपर जब पानी पीते हो तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, बट नॉर्मल कोर्स में किडनी स्टोन इतना क्यों प्रिवेल कर रहा है जहां पानी का TDS भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक्चुअली
जो अब एसिडिक इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में ज्यादा क्रिएट होता है, तो आपके ब्लड को अल्कलाइन बनाने के लिए आपकी किडनी आपके शरीर से कैल्शियम चुराती है और ब्लड में मिला देती है। आपके शरीर से कैल्शियम चुराती है और ब्लड में मिलाती रहती है। क्यों? कि ब्लड एसिडिक ना हो भाई। ब्लड अगर एसिडिक हो गया तो सारा शरीर खराब हो जाएगा। इस प्रोसेस में किडनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओवर कैल्शियम अपनी बॉडी में डाल देती है। तो क्या होता है कि वो किडनी कैल्शियम इकट्ठे करने लगती है आपकी हड्डियों से चुरा चुरा के, और वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है ना, वही स्टोन बन जाता है। वो डर के मारे कि यार इतना एसिडिक लोड है, मुझे और कैल्शियम चाहिए, वो इकट्ठे कर लेता है और वही बाद में आपकी बॉडी में स्टोन फॉर्म हो जाता है। तो आपका कैल्शियम जो बॉडी में था, हड्डी से निकल के किडनी में इकट्ठा हो जाता है, सिर्फ आपको बचाने के लिए कि आपकी बॉडी एसिडिक ना हो, वो अल्कलाइन वापस आ जाए। और गॉलब्लैडर स्टोन क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। गॉलब्लैडर में स्टोन में जो कई और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट मेनली मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो लीवर भी वही काम करता है। अगर बॉडी ओवर एसिडिक रहती है तो आपका लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। अब कोलेस्ट्रॉल जाएगा कहाँ? वो एक तरह के स्टोर रूम में जाकर रखा जाता है, जिसको स्टोर रूम क्या है? गॉल ब्लैडर। तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो कोलेस्ट्रॉल है। और इसलिए जब किसी गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो उसको बहुत सारा एसिडिटी होती रहती है, बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस उसको देखने को मिलता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव करना इम्पॉसिबल है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन भी रिड्यूस हुआ है, बट चूंकि उसको वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर नॉट ट्रीटिंग एनी डिजीज, तो वो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते। नाउ इट्स 9:05। मैं बस इस स्लाइड के बाद इसको कवर अप करूंगा, क्योंकि मेरा एक बोनस सेशन है, उसके अलग से मुझे टाइम चाहिए। उसको आपको हर बीमारी का जवाब देना आ जाएगा कि कैंगन हम कैसे रिलेट कर सकते हैं किसी बीमारी से। वो बोनस सेशन है, वो किसी और समय रखेंगे। हम इस स्लाइड को कवर करके मीटिंग एंड अप करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद दिमाग भी जवाब दे देता है कि भैया बस इतना पढ़ लिए होते तो हम खुद ही डॉक्टर हो गए होते। बट नहीं, ये जरूरी था। ये आपको रोज आपको रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है, और एक बार सीख गया तो बस फिर लाइफ इजी। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो बबल आता है ना वेरी फ्रेश कैंगन वाटर में, जब निकालते हैं दूधिया हो जाता है पानी, और हम ऐसा दूधिया पानी इतना हम इम्फेसाइज कर देते हैं कि कस्टमर अगर दूधिया पानी नहीं देखता तो फोन कर देता है, आपका पानी सही काम नहीं कर रहा है, देखिए अब दूधिया नहीं, पानी नहीं निकल रहा है। तो प्लीज इस चीज को ओवर आप जरूर मतलब ओवर जो अगर सेलिंग करते हैं इस टर्म्स को लेके तो मत करिए। एक्चुअली होता क्या है, जब कैंगन वाटर प्रोड्यूस होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। जो अब हाइड्रोजन गैस हवा में है, अगर पानी में घुला हुआ है, तो वो क्या होता है, पानी से रिलीज होकर हवा में आता है। जो हाइड्रोजन किसी मिनरल से बाइंड है वो पानी बना रहता है, और जो हाइड्रोजन गैस पानी से छूटा हुआ है, सिर्फ पानी में घुला हुआ है, मिनरल से अटैच नहीं है, तो वो बाहर चला जाता है। तो वो बबल्स फॉर्म में दिखाई देता है, क्योंकि गैस है तो बबल फॉर्म में रहेगा, तो पानी को दूधिया कर देता है। शुरू में तो आपको बबल्स खूब दिखाई देता है अपने मशीनों में, लेकिन बाद में जब पानी में कैल्शियम जमा होने लगता है ना पाइप्स में, तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन ना कैल्शियम में जाके बाइंड कर जाता है, तो आपको बबल्स दिखना बंद हो जाता है। हाइड्रोजन गैस को आप रोक नहीं सकते, वो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो आरबी नेगेटिव क्यों आती है अगर हाइड्रोजन गैस निकल गया? तो एक्चुअली वो हाइड्रोजन जो फंसे हुए हैं मिनरल्स में, जो नीचे हैं या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, वो आपको वार्पी बना के रखते हैं। अब वो एयर टाइट में आप रख देते हो तो 2-4 दिन 6 दिन चल जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को ओवर एम्फेसाइज मत करिए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। कि कस्टमर को बताइए कि कुछ दिन बाद ये हो सकता है कम दिखाई दे, और जब जब मशीन आप क्लीन करेंगे, क्योंकि पाइप साफ हो जाता है, तो फिर वो साफ साफ फिर से दिखने लगता है। तो वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस होती है, इसीलिए हम लोग जब लाइटर जलाते हैं, लीड करते हैं, तो चट चट की आवाज भी आती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है। बट उसको आप रोक नहीं सकते। आप बिल्कुल ही मत कहिए एकदम जाओ कैंगन में मुंह लगा के पानी पीना है, ये मत कहिए। नहीं, आदमी परेशान हो जाता है कभी कभी कि यार ऐसे तो पी नहीं पाएंगे, ऐसे तो मेरा रिजल्ट अच्छा मिल ही नहीं रहा, आपने तो कहा था एकदम ही ताजा पीना है। ओवर मत करिए सर। अगर आप पी सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है हाइड्रोजन गैस का, बट उसे आप बिल्कुल मत समझिए कि आपकी बाकी समय में पानी एकदम आपका खराब हो रहा है, तो उसको आप इम्फेसाइज मत करिए। इन इंडिया हाईएस्ट पीएच विच वी कैन कंज्यूम इज 8.5 पीएच। आप अगर गूगल करेंगे तो इंडिया में जो गाइडलाइन है पानी पीने का, उसने जो पीएच डिस्क्राइब किया गया है, वो डिस्क्राइब किया गया है कि 8.5 पीएच तक आप आराम से पी सकते हैं, प्लस 8.5 तक का पीएच भी नॉर्मल पानी माना जाएगा। और हम लोग क्या कहते हैं, 9 पियो, 9.5 पियो, 9.5 तक तो रिकमेंड करते ही करते हैं। तो आपको बता दें ये जो गाइडलाइन है 8.5 पीएच का इंडिया में, ये अल्कलाइन वाटर का है। लेकिन अल्कलाइन क्या है, पिताजी हैं, उनके दोनों बच्चों की भी अलग कैटेगरी है। तो हम अल्कनाइज वाटर की बात कर रहे हैं, उसका गाइडलाइन कहता है कि 9.5 भी सेफ है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं जो 37 साल
उन्होंने कैंगन मशीन ही में रिसर्च किया है। तो आप बोले सर आप 8.5 भी पीना चाहते हैं तो मेरी मशीन में 8.5 भी आता है, बहस मत करिए। 8.5 पे चीज को बोलिए सर आप 8.5 पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप गाइडलाइन फॉलो करिए। लेकिन अगर आप चूंकि अल्कनाइज्ड है, आप 9 और 9.5 पे भी जा सकते हैं। आप पी के देख लीजिए 9 2 4 दिन, अगर आपको कंफर्टेबल है तो 9 पे रहिए, और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 9.5 पे रहिए। तो आप उस चीज पे बहस मत करिए कि नहीं सर 8.5 है तो 9, आप 9.5 आप बोल रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए सर वो अल्कलाइन वाटर का गाइडलाइन है, हम अल्कनाइज वाटर दे रहे हैं, हमारा उनसे कोई कंपेरिजन ही नहीं है। क्लियर है? सो व्हाई डॉक्टर डोंट नो अबाउट दिस एंड व्हाई नॉट रिकमेंडिंग? तो आप बताइए कि सर एक डॉक्टर को कभी भी अल्कलाइन वाटर के बारे में अलग से नहीं पढ़ा जाता। हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अच्छा पता होता है इसके बारे में, बट अल्कलाइन इज अ बिग टॉपिक जो डॉक्टर को एमबीबीएस एमडी में क्लियर नहीं की जाती। तो इसलिए उनका कॉन्सेप्ट उतना ही वाटर के लिए क्लियर होता है जितना हमारा आपका है। अब नए डॉक्टर्स, जो अब नए लोग डॉक्टर्स फोकस कर रहे हैं प्रिवेंशन ट्रीटमेंट्स पे बात कर रहे हैं, अब वो लोग खुद अल्कलाइन पे खुद रिसर्च कर रहे हैं, वो सब इस वाटर को बहुत अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं। और आप गूगल करके देखिए, मोर देन 5000 स्टडीज आर अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर, अल्कनाइज वाटर, आयोनाइज वाटर। तो अब लोग धीरे से इसको रिकमेंड भी करना शुरू कर रहे हैं। आप क्लियर करिए। तो इस चीज को और हम इलेबोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो हम आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लेंगे। इन इज कैंगन वाटर क्योर द डिजीज? तो इसका आपको एक मैं बताता हूं बेस्ट चीज क्या आप बोलिए। नेवर से कैंगन वाटर प्रिवेंट द डिजीज, नेवर से कैंगन वाटर क्योर द डिजीज, नेवर से कैंगन वाटर ट्रीट डिजीज। क्योर, ट्रीट, प्रिवेंट, इनको भूल जाइए। आज से आदत डाल लीजिए, कैंगन वाटर हेल्प्स इन द डिजीज। हेल्प इज द वर्ड। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सू नहीं कर सकता अगर आपने हेल्प वर्ड यूज किया है। बी स्मार्ट, नेवर यूज द वर्ड क्योर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट। सर हमारा कैंगन वाटर आपके डायबिटीज में हेल्प कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को हेल्प कर सकता है, आपके कैंसर को हेल्प कर सकता है। और एक मैं और कुछ आप भी पूछो। अब ये पूछने वाला सेक्शन तो मैं आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ओवर टाइम रन कर रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा हो गया है। इसलिए अब मैं इस सेशन को क्या मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। प्रवीण एक क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी का एक क्वेश्चन था कोई हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क, आप उसको अनम्यूट कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन था जो चैट बॉक्स में टाइप कर रहे थे? लोग सामने भी पूछ सकते हैं। शायद अर्नब पूनम जी जी पूछे हैं। या अर्नब जी वांट टू से समथिंग? नमस्कार। हाँ अर्नब जी नमस्ते। So, in most cases in my machine, if the input TDS is, let's say, between 100 to 150, sometimes it happens the output Kangen water has got a TDS of 250. ओके, अमेजिंग। अच्छा, Is it due to more of minerals being electrolyzed during the electrolysis process? एग्जैक्टली उसका फर्क पड़ता है। ये मतलब मेरे लिए एक बिग क्वेश्चन है कि 150 से 250, हाँ 20-25 बढ़ते तो मैंने देखा अपने इस करियर में। बट अगर बढ़ रहा हो सकता है उस वाटर में, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स ना फंसे हुए होते हैं, जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं ना वो छूट जाते हैं, अब वो सब जाके कैथोड में इकट्ठे हो जाते हैं, इससे हमारा मिनरल्स बढ़ जाता है। बट अगर ये 250 हो रहा है, इट्स मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप ये अच्छी बात है। बट ये होता है इंग्रेडिएंट्स इसलिए बढ़ जाता है, इसमें कोई Thank भी you. अजीब बात नहीं है। Thank you. Okay, Arnav ji. Any other one want to ask? Abhinav want to ask something? Abhinav ji? हाँ हेलो। हाँ प्लीज अभिनव जी प्लीज। जी सर, एज यूजुअल मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ और हाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी आई बहुत सारी चीज़ों में। एक क्वेश्चन मेरा आया था, जब हम गवर्नमेंट सप्लाई वाटर की बात कर रहे थे तो हम्म हमने कहा कि कोई भी मशीन जो है जो उसमें केमिकल्स मिलाए गए हैं, हम्म जैसे क्लोरीन मिलाया गया, फिर हाइपो मिलाया गया जिसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको आपने नॉर्मल एग्जैक्टली, लैंग्वेज में सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला था, हाइपो बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में। या तो जैसे अगर ये हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो तो यही आ रहा है, सप्लाई या तो वही है, उसको हम अपने आरओ से कनेक्ट करते हैं, फिर कैंजन मशीन से कलेक्ट करते हैं, राइट। हाँ तो क्या कैंजन मशीन में जब एनोड और कैथोड में जब वो अ, टुकड़े होते हैं, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, हम्म तो क्या ये केमिकल भी
उसके इफेक्ट में आते हैं और क्या कहते हैं ये अलग होते हैं? एग्जैक्टली आप कैंगन वाटर को अगर टेस्ट करोगे ना, ये क्लोरीन फ्री वाटर होता है। अच्छा। ये पूरी तरह क्लोरीन फ्री वाटर होता है। आप उसको लैब टेस्ट करा सकते हो, और न जाने मतलब हजारों बार ये इसमें टेस्ट हुई है, इसलिए हमारे कैंगन वाटर को मेडिकली अप्रूव किया गया है और मेडिकल डिवाइस की तरह हम लोग यूज करते हैं। ये क्लोरीन फ्री वाटर बनाने वाली मशीन है सर। ये जीरो क्लोरीन कर देता है। इवन हमारा जो फिल्टर भी आप परचेज करते हैं वो भी मेडिकल ग्रेड फिल्टर होता है। हमारा फिल्टर भी मेडिकल ग्रेड है। उसमें इवन क्वांटिटी लिखी होती है, हम कितना लेड, कितना फ्लोराइड, कितना केमिकल निकाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी तक मेंशन होती है। तो एक सर्टेन उसके पैरामीटर है, बट वो पैरामीटर पे हमारा काम चल जाता है, हम लिख कर देते हैं। तो क्लोरीन फ्री वाटर कैंगन मशीन देता है। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए। सोडियम मोनोऑक्साइड हो या क्लोरीन हो, सब कुछ फ्री, आपको सब कुछ बाहर निकल जाता है। वैसा सिस्टम ही ऐसा है। ओके, यही मेरी क्वेरी थी। थैंक यू या सो मच। बिल्कुल बिल्कुल निकल जाता है। थैंक एनी यू। अदर वांट? फैज आप पूछ लीजिए, और एक अजीत कुमार है। हाँ फैज प्लीज। आप अनम्यूट जस्ट सेट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ फैज जी पूछिए। जी प्रवीण जी, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव सेशन है रहा आपका। थैंक यू। और मैंने एक रिसर्च पेपर एक पढ़ा था इससे रिलेटेड। जो जैसे हम लोग देखते हैं ना, कैंगन में हमारी जो स्टील की बॉटल्स होती हैं वो कैल्शियम डिपोजिशन वाइट बहुत ज्यादा होने लगता है कैंगन वाटर अगर या आप भरते हैं। या पर रिसर्च ये कहती थी कि जो पानी में कैल्शियम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही रहता है। एग्जैक्टली और जब के प्रोसेस से जो गुजरता है तो कैल्शियम ऑक्सिलेट में ये हाँ कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ और जो कैल्शियम ऑक्सिलेट ही है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और कैल्शियम ऑक्सिलेट ही है जो कि दूध में होता है। तो कैंगन वाटर अगर आप हड्डियां मजबूत करने के लिए हैं, तो ये दूध से कंपैरिजन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही। ये बात मुझे बताना भी चाहिए थी, मैं मिस भी कर गया। एक्चुअली मैं भी 2 दिन पहले एक सब सेशन मैंने ली थी, मतलब मेरे लास्ट सेशन में जब मैं था, तो मैंने ये बात आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी की थी जब मैं प्रोडक्ट हैंडलिंग टॉपिक ले रहा था। तो आपकी बात एकदम सही है कि हमारा जो स्केलिंग होता है ना, वो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सिलेट, इवन कैल्शियम हाइड्रो जो COH2 होता है, कैल्शियम हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, वो भी फॉर्मेशन होता है। तो ये सब जो कैल्शियम के ऑक्सिलेट और हाइड्रेट्स फॉर्म्स होते हैं ना, ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो जो हम लोग कैल्शियम से जो डरते हैं ना कि ग्लासों में इकट्ठा होता है, वो एक्चुअली वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये बात हमारे ब्रोशर्स में भी होता है जो कैंगन मशीन के संग आता है, कि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इस पानी को हमेशा ताजा पीना चाहिए। देखिए कैंगन वाटर फ्रेश क्यों पीना चाहिए, कि उसमें ORP बनी रहे, अल्गिटी बनी रहे, माइक्रोक्रिस्टल प्रॉपर्टी बनी रहे, और कैल्शियम सीधे जो हाइड्राइड फॉर्म में या ऑक्सीडेट फॉर्म में सीधे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। और क्यों ताजा पीना चाहिए, क्योंकि चूंकि अब पानी में क्लोरीन नहीं है। अगर पानी आपका क्लोरीनेटेड वाटर नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस जल्दी होंगे। ये भी एक वजह है कि कैंगन वाटर भी फ्रेश पीना चाहिए। बासी पानी में, जो एक वाटर तो वाटर, उसमें भी क्लोरीन नहीं है, तो बैक्टीरिया जम्स आपके वो पानी में भी आगे फ्लरिश कर सकते हैं। तो इसलिए दैट टाइम इसलिए कहा जाता है कैंगन वाटर फ्रेश पियो, क्योंकि आप क्लोरीन फ्री वाटर आप पी रहे हो। और जो गवर्नमेंट वाटर्स में क्लोरीन चूंकि होता है, इसलिए वो सड़ता नहीं है। थैंक यू फैज, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया, ये चीज मुझे कवर करनी थी। थैंक यू। एनीवन वांट टू एल्स? नहीं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अजीत कुमार जी का। हाँ, फिर उसके बाद इसके अलावा आप सेक्शन में अपने ले लीजिएगा। सबमिट ग्रुप में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम आपको उसके आंसर्स दे सकते हैं। आपको हम अलग से आपके सक्सेस के थ्रू आप तक पहुंच के आपको क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अजीत कुमार जी बोलिए। अजीत। हाँ जी प्रवीण जी, बहुत ही वैल्यू दिया आपने हम लोग को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। थैंक यू। अभी हम लोग चूंकि स्टार्ट किए हैं बिजनेस, यूजर तो हैं ही, दो ढाई साल से यूजर हैं। 2 क्वेश्चन सर आता है। हाँ। जिसको एक तो आता है कि आरओ वाला, लास्ट टाइम आप जब सेशन लिए थे तो कुछ आरओ पे आप बताए थे जो कि बहुत क्लियर हम लोग नहीं समझ पाए थे। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, और दूसरी तरफ आपका मशीन जो कनेक्ट होता है वो आरओ से ही होता है। हाँ। तो ये क्वेश्चन का सर अभी तक कुछ क्लियर हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो एक मन में संशय और भय बना रहता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, आरओ की बुराई नहीं करनी है। आपने अभी कभी मतलब मेरा प्रेजेंटेशन नहीं लिया है, मतलब देखा है डेमो प्रेजेंटेशन, मैं तो जी जी आरओ की भर के तारीफ करता हूँ, या जी जी आरओ की भर तारीफ करता हूँ। देखिए आरओ को कैसे रखना ये जरूरी है। मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने एक बात कही थी कि आरओ क्या करता है, मिनरल्स को कम ज्यादा करता है। सर आप आरओ यूज कर रहे हैं, बस आरओ में आपको ये बात को ध्यान रखना है। मैं कस्टमर को क्या बोलता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। सर आप जो आरओ यूज कर रहे हैं उसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखना है
कि आपको हर हाल में अपना पानी 100 to 200 के बीच में रखना है TDS। अब वो चाहे उसके लिए आपको आरा लगाना पड़े, चाहे ऐसे ही आपको गवर्नमेंट सप्लाई का वाटर मिल रहा हो। अगर 100 to 200 वाटर आपके घर में आ रहा है तो आपका पानी उस जो कैटेगरी बोलते हैं ना कि गुड वाटर, पीने योग्य पानी, उस पानी के कैटेगरी में आप आते हैं जिसके आगे मशीन लगती है। हमारा आरओ से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये बात मैं बोलता हूँ अपने डेमो में, जो मेरे बाकी लोग हैं वो जानते हैं, आपने मेरा डेमो नहीं देखा है। मैं उसको कहता हूँ सर ये जो एसी है ना, जो आपके घर में एसी लगी है, अगर आप जनवरी में आप एसी यूज कर रहे हैं तो ये एसी की फॉल्ट नहीं है, ये सर आपकी फॉल्ट है। आरओ की जरूरत आपके घर में है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि पानी में मिनरल कितना घुला हुआ है। अगर ऑलरेडी 100 to 200 का पानी आपके घर में आ रहा था, चाहे वो समरसेबल से या तो नॉर्मल फिल्टर से भी काम चल जाता। आपने 200 TDS के पानी में आरओ लगा के उसका 90% मिनरल छान दिया, इसलिए आपका आरओ आज आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो आरओ का लो TDS बनाना नुकसानदायक है। हम टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहते। बंदूक अगर आतंकवादी के हाथ में है तो खतरनाक है, लेकिन बंदूक अगर सिपाही के हाथ में है, मिलिट्री के हाथ में है, तो आपके लिए वरदान साबित होता है, यानी आपका रक्षक है वो। तो ऐसे ही सर आरओ है, नेवर नेवर डिफेम आरओ एट ऑल। अगर आप प्रेजेंटेशन में ये बोलते हैं तो एकदम क्लियर कट करिए, अपने आप को ठीक करिए कि सर नॉर्मली आजकल लोग घरों में आरओ यूज करते हैं, और आरओ में सर बस एक कमी क्या है कि कई बार जाने अनजाने में हम आरओ से अच्छे पानी में भी TDS कम करके पी रहे हैं, वहां हमें आरओ नुकसान करने लगता है। हमें तो बस सर 100 to 200 TDS का पानी आपसे चाहिए, बाकी हम तो चमत्कार अपनी पानी मशीन से अलग से तरीके से करेंगे। आप डे 1 से क्लियर कर दीजिए। कभी मैं अपना डेमो सेशन लूंगा तो उसमें भी आपको बहुत इंसाइट मिल जाएगा कि अपनी बात में कैसे रखना है। नेवर डिफेम आरओ, क्योंकि आप आरओ से कंपेयर कर रहे हैं, आरओ की बुराई कर रहे हैं, यानी आप अपनी मशीन को आरओ से कंपेयर करके ही उसकी बेइज्जती कर दिए। अब वो भी क्या सोच रहा है कि साला ये एक 15,000 का एक जापानी आरओ आ गया, वो आरओ भी तारो समझ रहा है। तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में ही नहीं रखना है, आपको उसकी तारीफ करनी है कि सर नो ये बहुत अच्छा है। जरूरत के संग साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले एक समय था कि मिट्टी बालू छानने से काम चल जाता था, एक समय था पानी उबाल के काम चल जाता था, फिर एक समय आया कि पानी में मिनरल ज्यादा थे तो आरओ से काम चल जाता था। लेकिन मैंने उसमें कंटेंट्स दिखाए थे ना, ढेर सारा कंटेंट्स उसमें था। लेकिन सर अब वक्त आ गया है कि पानी के एसिडिक तत्व को भी हमको हटाना पड़ेगा ताकि उसकी बाकी बची चीजें अल्कलाइन हमको रख सकें। तो हम उस तक अब एक्सट्रीम पे ले जाके काम कर रहे हैं, और वहां और ये बैक टू नॉर्मल का ही प्रक्रिया है। जो बैक टू नॉर्मल जो हमारा ओरिजिन पानी था, ओरिजिन जो उसने आता था, वो भी यही सब चीज था। तो वहां आरओ को डिफेम नहीं करना है। क्लियर है? जी यस, थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो क्या हम प्रवीण आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? इतने सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बट हम उसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। प्रवीण आपका एक टू बी कंटिन्यूड एक सेशन रखेंगे। या प्लीज है ना? थैंक यू सो मच। आप लवली ऑडियंस बैठे हैं, 80 लोग रिमेन हैं, बहुत से क्वेरीज आ रहे हैं, हैंड्स होल्डिंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग प्लीज हमने चैट में मुझे क्वेश्चंस भेजें। मैं कल जब कोशिश करूंगा जब भी होस्ट से रिक्वेस्ट करके 5-10 मिनट अलग से लेके आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैं दे दूंगा। एक्चुअली ये सब चीजें बस मैंने कर करके ही सीखी हैं, मैंने अपनी चाबी में धार लगाना बंद नहीं किया था, बस इसीलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। और मैं कॉमर्स का प्रोडक्ट हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरा बायोलॉजी और साइंस से कोई दूर दूर का ताना नहीं है, मैं ताना बुना नहीं है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आज सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज होस्ट आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप